Yes, students, welcome in our video classes. As you know, we are discussing about the theory of aging. In last class, we are discussing on sociological theory of aging. Today, we are discussing on biological theory of aging. Okay, let's start. So, बायोलॉजिकल थ्योरी एक्सप्लेन द फिजियोलॉजिकल प्रोसेसेस दैट चेंज विद द एजिंग। ठीक है, नाम से पता चल रहा है कि जो भी बायोलॉजिकल एक्टिविटीज़ हैं उन एक्टिविटीज़ का क्या रिलेशन है या क्या वो रेस्पॉन्सिबल है फॉर द एजिंग प्रोसेस वी आर डिस्कसिंग इन दिस थ्योरी। देयर आर सेवरल थ्योरी ट्राई टू एक्सप्लेन एजिंग at the molecular, cellular, organ and system level. However, no one predominant theory has evolved both genetical and environmental influence the manifested phenomena of aging। तो यहाँ पर काफ़ी सारी थ्योरी हैं, चाहे मॉलिकुलर के बेस पे हो, सेलुलर के बेस पे हो, ऑर्गन बेस पे हो या सिस्टम लेवल के बेस पे हो, अलग अलग थ्योरी है। पर कोई भी थ्योरी जो है उनमें से वो डोमिनेटली जो है यानी कि एक पूरी अच्छी तरह से जो है क्लियर नहीं करती है थ्योरी ऑफ एजिंग के प्रोसेस को। तो यहाँ पर बहुत जेनेटिकल एंड एनवायरमेंटल इन्फ्लुएंस यानी कि दोनों जो है जेनेटिकल और एनवायरमेंटल इन्फ्लुएंस दोनों को कंसिडर किया जाता है। और यहाँ पर मल्टी फैक्टेड फिनोमिनन ऑफ एजिंग जो उसको एक्सेप्ट किया जाता है या कंसिडर किया जाता है। ठीक है, यहाँ बायोलॉजिकल थ्योरी की हम बात करें तो बेसिकली बायोलॉजिकल थ्योरी जो है दो कैटेगरी में यहाँ पर डिवाइडेड है। ठीक है, फर्स्ट कैटेगरी में यहाँ पर आती है स्टोकेस्टिक थ्योरी या स्टैटिकल परसेप्टिव थ्योरी। ठीक है, विच आइडेंटिफाई एपिसोड इवेंट डेट हैपन थ्रू आउट वंस लाइफ डेट कॉज रैंडम सेल डैमेज एंड एक्यूमुलेट ओवर टाइम दस कॉजिंग एजिंग। तो यहाँ पर स्टैटिकल परसेप्टिव मतलब कि ऐसी कई सारी रिसर्च की जाती है जिसमें कि डाटा लिया जाता है, जिनके का मैथमेटिकल कैलकुलेशन करके उस थ्योरी का एक पर्टिकुलर रिजल्ट निकाला जाता है। तो वो सब इस तरह की थ्योरी जो हैं वो कहलाती है यहाँ पर स्टोकेस्टिक थ्योरी, जहाँ पर कि कुछ लोगों को स्टडी के लिए चुना जाता है, उन पर रिसर्च की जाती है, फिर उसका एक रिजल्ट एनालिसिस किया जाता है, उसके बेस पे फिर एक रिजल्ट या हम कह सकते हैं कि एक कंसेप्ट दिया जाता है। ठीक है, तो वो यहाँ पर कहलाती है आपकी स्टोकेस्टिक थ्योरी। और नॉन स्टोकेस्टिक थ्योरी विच व्यू एजिंग एज ए सीरीज ऑफ प्री डिटरमाइंड इवेंट हैपनिंग टू ऑल ऑर्गेनिज्म इन ए टाइम्ड फ्रेमवर्क। तो यहाँ स्पेसिफिक जो है कुछ ऐसा डाटा कलेक्ट करके मैथमेटिकल कैलकुलेशन करके तो इस तरह की कोई स्पेसिफिक रिसर्च नहीं की जाती, बट यहाँ पर भी एनालिसिस किया जाता है। ठीक है, यहाँ पर भी जो है कई सारे लोगों के ऊपर रिसर्च की जाएगी, बट उसका कोई स्टैटिकल डाटा जो है वो यहाँ पर कैलकुलेट नहीं किया जाता है, इसलिए इसको हम क्या कहते हैं, नॉन स्टोकेस्टिक थ्योरी कहते हैं। ठीक है, तो स्टोकेस्टिक थ्योरी जो है यहाँ पर उसके अंदर भी कई सारी जो है और सब थ्योरीज हैं इसके अंदर। ठीक है, तो पहले ये हम डिस्कस करेंगे स्टोकेस्टिक थ्योरी। स्टडी ऑफ एनिमल रिफ्लेक्ट दैट द इफेक्ट ऑफ एजिंग आर प्राइमरली ड्यू टू द जेनेटिकल डिफेक्ट। तो ये थ्योरी हमें क्या कहती है कि जो भी एजिंग है, जो इफेक्ट हो रहा है एजिंग का, वो डिपेंड करता है जेनेटिकल डिफेक्ट पे, डेवलपमेंट पर, एनवायरनमेंट पर और इनबॉर्न एजिंग प्रोसेस पे। ठीक है, तो ये जो है हरमन और गोल्ड स्मिथ दो जो है यहाँ पर थ्योरिस्ट हुए हैं जिन्होंने अलग अलग टाइम पे इस कंसेप्ट को जो है कंसिडर किया है। इनके अकॉर्डिंग जो है यहाँ पर कई सारी थ्योरी इसके अंदर आती हैं, जहाँ पर कि स्टोकेस्टिक थ्योरी के अंदर इन्होंने जो है थ्योरी ऑफ फ्री रेडिकल थ्योरी, ऑर्गल एरर थ्योरी, वियर एंड टियर थ्योरी एंड कनेक्टिव टिश्यू थ्योरी। तो दीज आर द थ्योरी वी आर डिस्कस अंडर द स्टोकेस्टिक थ्योरी ऑफ एजिंग। ठीक है, तो फर्स्ट थ्योरी हम डिस्कस कर लेते हैं फ्री रेडिकल थ्योरी। अब फ्री रेडिकल थ्योरी जो है या नाम से पता चल रहा है कि फ्री रेडिकल का क्या रिलेशनशिप है एजिंग के साथ। ठीक है, ऑक्सीडेटिव फ्री रेडिकल थ्योरी postulate that aging is the due to the oxidative metabolism and the effect of free radicals। ठीक है, तो इन्होंने जो इस थ्योरी के अकॉर्डिंग जो एजिंग हो रही है किसी इंडिविजुअल की, एक एज कंटिन्यूस ग्रो हो रही है और इंडिविजुअल जो है ओल्ड एज में जा रहा है, तो वो सब किस वजह से हो रहा है, क्योंकि फ्री रेडिकल्स का इफेक्ट है। ऑक्सीडेटिव मेटाबॉलिज्म हो रहा है,
ठीक है। कंटिन्यूस मेटाबॉलिज्म होता है, सेल मेटाबॉलिज्म होता है, और उससे फिर फ्री रेडिकल्स जो हैं वो जनरेट होते हैं, और उन फ्री रेडिकल्स की वजह से ही जो है फिर जा कर के वो फ्री रेडिकल रिएक्ट करते हैं सेल्स के साथ, और इस वजह से फिर आगे जा कर के वो उसके अंदर चेंजेस लाते हैं, और इस वजह से सेल की जो कैपेसिटी है वो कैपेसिटी डिक्रीज़ होती है, और उसकी वजह से फिर एक इंडिविजुअल जो है धीरे धीरे उसकी सेल डैमेज होने स्टार्ट होता है, और वो एजिंग का प्रोसेस उसको आने लगता है, ठीक है। दिस थ्योरी एक्सप्लेन दैट फ्री रेडिकल आर थॉट टू रिएक्ट विद द प्रोटीन, लिपिड, DNA and RNA causing the cellular damage. This damage accumulate over time and thought to accelerate aging, ठीक है। तो जो फ्री रेडिकल्स हैं वो फ्री तो हैं, बट फ्री रहेंगे तो कहीं ना कहीं जाकर के रिएक्ट तो करेंगे, कहीं ना कहीं जाकर के जो है किसी ना किसी पर रिएक्ट करेंगे। तो यहाँ पर वो रिएक्ट करते हैं प्रोटीन पे, लिपिड पे, DNA और RNA पे, ठीक है। तो ये बेसिक स्ट्रक्चर है हमारी बॉडी के अंदर, हमारी सेल की बेसिक स्ट्रक्चर है, ठीक है। तो ये इनको जाकर के रिएक्ट करेंगे, और उसकी वजह से क्या होगा, सेलुलर डैमेज होगा, ठीक है। उसकी वजह से क्या होगा स्टूडेंट, सेलुलर डैमेज होगा। सेलुलर डैमेज होने की वजह से जो एसिलेट हो जाएगा एजिंग का प्रोसेस, यानी कि जैसे जैसे टाइम बढ़ेगा, जैसे जैसे ये डैमेज जो है वो बढ़ने लगेगा, वैसे वैसे एजिंग भी बढ़ने लगेगी, ठीक है। फ्री रेडिकल, अब यहाँ पर फ्री रेडिकल के और क्या कोज हैं, एक्सटेंसिव सेलुलर डैमेज टू द DNA। पहला जो है कि फ्री रेडिकल की वजह से क्या होता है, सेलुलर डैमेज होता है DNA का, which can cause malignancy and accelerate aging due to the oxidative modification of protein that impact cell metabolism, ठीक है। तो ये जो एजिंग का प्रोसेस है ये क्यों हो रहा है, क्योंकि यहाँ पर प्रोटीन का ऑक्सीडेटिव मॉडिफिकेशन हो रहा है, जिससे कि सेल का जो मेटाबॉलिज्म है वो डायरेक्टली इम्पेक्ट होता है, और उसकी वजह से जो है सेलुलर डैमेज होता है, ठीक है। सेकंड जो यहाँ पर कंसेप्ट दिया जाता है कि लिपिड ऑक्सीडेशन डेट डैमेज फॉस्फोलिपिड इन द सेल मेम्ब्रेन, दस अफेक्टिंग द मेम्ब्रेन परमिएबिलिटी, ठीक है। तो यहाँ पर जो है मेम्ब्रेन का एक परमिएबिलिटी का सही रूप में होना ज़रूरी है। अगर उसमें चेंजेस होता है तो उसकी वजह से जो है एक्स्ट्रा सेलुलर इंट्रासेलुलर फ्लूइड एक्सचेंज जो है वो बढ़ने लगेगा, और उसकी वजह से फिर सेलुलर डैमेज होगा। DNA स्ट्रेंथ ब्रेक एंड बेस मॉडिफिकेशन डेट कॉज जीन मॉड्यूलेशन, ठीक है। तो यहाँ पर जो DNA स्ट्रेंथ है उसका भी एक प्रॉपर स्ट्रक्चर होना ज़रूरी है। उसके अंदर किसी भी तरह का अगर मॉडिफिकेशन होता है जो कि होगा फ्री रेडिकल की वजह से, और जिसकी वजह से क्या होगा, जीन मॉड्यूलेशन होगा, मतलब ये सब भी फिर एजिंग के प्रोसेस को एक्सेलरेट करेंगे, ठीक है। सेकंड यहाँ पर आता है माइटोकॉन्ड्रियल डिटेरियोरेशन ड्यू टू द ऑक्सीडेंट कॉज ए सिग्निफिकेंट लॉस ऑफ सेल एनर्जी दैट ग्रेटली डिक्रीज मेटाबॉलिज्म। तो यहाँ पर सेकंड जो फ्री रेडिकल की वजह से होता है माइटोकॉन्ड्रियल डिटेरियोरेशन होता है। माइटोकॉन्ड्रिया जो है वो इम्पोर्टेंट पार्ट है, ठीक है। माइटोकॉन्ड्रिया का अगर जो है उसके अंदर डिटेरियोरेशन होगा तो उसकी वजह से लॉस ऑफ सेल एनर्जी है ना, सेल को जो है एनर्जी नहीं मिलेगी अपने जो भी उसके फंक्शन करने के लिए, और उसकी वजह से फिर सेल डिस्ट्रक्शन होगा, सेल डैमेज होने लगेगी, ठीक है। This suggests some strategies to assist in delaying the mitochondrial decay, such as decrease calorie in order to lower weight, maintain a diet high in nutrient including antioxidant, avoid inflammation, minimize accumulation of metal in the body that can trigger free radical reaction, ठीक है। तो ये सब जो है यहाँ पर एक तरह से एडवाइस दी गई है। एमिस एंड हार्मन इन्होंने जो है एडवाइस दी है, इन्होंने सजेस्ट किया है एक स्ट्रेटजी को, जिससे कि जो माइटोकॉन्ड्रिया पे इम्पेक्ट हो रहा है फ्री रेडिकल का उसको डिले किया जा सकता है, और सेल का जो स्ट्रक्चरल जो उसका फंक्शन है वो ज़्यादा टाइम तक मेंटेन किया जा सकता है बाय डिक्रीजिंग कैलोरी इन ऑर्डर टू लोअर वेट, ठीक है। तो एक इंडिविजुअल अपनी डाइट में कैलोरीज का ध्यान रखे, एक्सेसिव कैलोरी लेता है तो उससे फ्री रेडिकल्स ज़्यादा बनते हैं, और वो फिर जो है कहीं ना कहीं वेट इंक्रीज करते हैं, एज वेल एज सेलुलर डैमेज को वो प्रोसीड करते हैं, एजिंग का प्रोसेस जल्दी होता है, ठीक है। तो इसीलिए जो है एक वेट को जो है प्रॉपर मेंटेन करने की ज़रूरत होती है। इसीलिए जो है आपने देखा होगा कि जो भी फिल्म स्टार वगैरह हैं वो रेगुलर एक्सरसाइज करते हैं, अपना बॉडी वेट कंट्रोल रखते हैं, ताकि उनको जो है वो यंग दिख सके, उनका एजिंग जो है ना अपीयर हो, ठीक है। मेंटेन ए डाइट हाई इन न्यूट्रिएंट इंक्लूडिंग इन एंटीऑक्सीडेंट, ठीक है। तो एंटीऑक्सीडेंट न्यूट्रिएंट जो हैं
जैसे कि विटामिन सी जिसमें होता है, जैसे लेमन को एक अच्छा एंटीऑक्सीडेंट माना जाता है। तो ये जो है इस तरह की डाइट को अगर हम रेगुलरली ले रहे हैं अपनी डाइट में, ये न्यूट्रिशन इंक्लूड कर रहे हैं, एंटीऑक्सीडेंट इंक्लूड कर रहे हैं, तो ये भी हेल्पफुल होते हैं, क्योंकि ये फ्री रेडिकल्स होते हैं उनके साथ रिएक्ट करते हैं और उनको नंबर ऑफ फ्री रेडिकल्स को ये डिक्रीज़ करते हैं। ठीक है, अवॉइड इन्फ्लामेशन को हमें अवॉइड करने की ज़रूरत है। तो ऐसा कुछ जिसकी वजह से इन्फ्लामेशन होता हो वो सब हमको अवॉइड करना पड़ेगा। मिनिमाइज एक्यूमुलेशन ऑफ मेटल इन द बॉडी डेट ट्रिगर द फ्री रेडिकल रिएक्शन। तो मेटल्स जो हैं, मेटल पार्टिकल जितने भी हैं, उनको भी हमको अवॉइड करना है कि वो अननेसेसरी हमारे बॉडी के अंदर ज़्यादा ना हो। जैसे आयरन की हम बात करें तो वो एक्सेसिवली जो है हम ना लें किसी भी तरह से, कि वो अगर उनका एक्सेस होगा तो उसकी वजह से फ्री रेडिकल उनके साथ इजीली रिएक्ट कर पाएंगे, और फ्री रेडिकल जब रिएक्ट करते हैं तो और ज़्यादा फ्री रेडिकल प्रोड्यूस करते हैं। ठीक है, तो इस वजह से ये सब बातों का अगर हम ध्यान रखें तो इसको हम डिले कर सकते हैं, इस प्रोसेस को हम अवॉइड कर सकते हैं। ठीक है, द ओल्डर adult is more vulnerable to free radical damage because free radical are attract to cell that have interrupt perfusion। ठीक है, तो यहाँ पर एक और बात ये ध्यान होने वाली होती है कि जैसे जैसे एज बढ़ती है वैसे वैसे यहाँ पर जो परफ्यूज़न है, टिश्यू परफ्यूज़न, वो इंटरप्ट होता है, और इसकी वजह से जो है फ्री रेडिकल अट्रैक्ट होते हैं ऐसी सारी साइट पे, यानी कि जो ओल्डर एज है वहाँ पर फ्री रेडिकल ज़्यादा अट्रैक्ट हो जाते हैं ड्यू टू द इंटरप्ट परफ्यूज़न। The majority of evidence to support this theory is correlative in that oxidative damage increase with age। ठीक है, तो यहाँ पर जो है कई सारे इस तरह की रिसर्च स्टडी हुई है, उनके एविडेंस है जो कि सपोर्ट करते हैं कि ऑक्सीडेटिव डैमेज जो है वो ज़्यादा होने लगता है जैसे जैसे एज बढ़ने लगती है। ठीक है, It is thought that people who limit calories, fat and specific protein in their diet may decrease the formation of free radicals। तो यहाँ पर ली, कू एंड मिन, इन्होंने जो है ये कंसेप्ट दिया है। इन्होंने कई सारी इन्होंने अपनी रिसर्च में ये पाया कि कुछ लोगों में इन्होंने रिसर्च की और देखा कि अगर उन लोगों में इन्होंने क्या किया कि लिमिट कर दिया कैलोरीज का, फैट का और प्रोटीन का, और इन्होंने जो है पाया कि अगर ये लिमिट में रखा जाए तो उसकी वजह से जो फ्री रेडिकल का फॉर्मेशन है उसको डिक्रीज़ किया जा सकता है। ठीक है, इन्होंने अपनी रिपोर्ट में फिर पाया कि इनऑक्सीडेंट और न्यूट्रास्यूटिकल, ठीक है, एंटीऑक्सीडेंट न्यूट्रास्यूटिकल्स जो हैं आर असिस्टिंग इन मैनेजिंग इन सम केसेस डिलेइंग सम ऑफ द मैनिफेस्टेशन ऑफ डिजीज़। तो अगर एंटीऑक्सीडेंट को दिया जाता है, जैसे कि एंटीऑक्सीडेंट न्यूट्रास्यूटिकल जो है इन्होंने दिया है किन्हीं पेशेंट को, और देखा है कि ये एजिंग के प्रोसेस के साथ साथ ऑल्सो हेल्पफुल टू मैनेजिंग द डिज़ीज़। ठीक है, जो डिज़ीज़ है उस डिज़ीज़ को कंट्रोल करने में, या डिज़ीज़ को जो है उसके कह सकते हैं कि उसके टाइम को डिले करने के लिए, उसके मैनिफेस्टेशन को डिले करने के लिए भी हेल्पफुल है। ठीक है, इसी तरह से पून एंड कलिग्स डिस्क्राइब्ड हाउ एंटीऑक्सीडेंट सिस्टम। तो यहाँ पर जो है इन्होंने भी अलग अलग थ्योरिस्ट हुए हैं, उन्होंने अपनी अपनी रिसर्च की है और अलग अलग उनके कंसेप्ट दिए हैं, पर कंसेप्ट सब किस पे बेस्ड है यहाँ पर, फ्री रेडिकल और एंटीऑक्सीडेंट कंसेप्ट पे यहाँ पर बेस्ड है। ठीक है, तो इसी तरह से यहाँ पर इन्होंने भी जो है पून एंड कलिग्स जो है उन्होंने डिस्क्राइब किया है कि टू एंटीऑक्सीडेंट सिस्टम इन्होंने क्या माने हैं, एक तो ग्लूटाथियोन एंड द हीट शॉक प्रोटीन, ये दो यहाँ इन्होंने अपने टू एंटीऑक्सीडेंट सिस्टम माने हैं। आर डिक्रीज इन द एज रिलेटेड डीजनरेटिव न्यूरोलॉजिकल डिसऑर्डर, यानी कि ये जो दोनों हीट शॉक प्रोटीन और ग्लूटाथियोन जो है एंटीऑक्सीडेंट सिस्टम है, जो इन्होंने अपनी रिसर्च में पाया कि ये क्या करते हैं, डिक्रीज इन एज रिलेटेड डीजनरेटिव न्यूरोलॉजिकल डिसऑर्डर। अगर इनको मेंटेन किया जाए किसी बॉडी के अंदर, ह्यूमन बॉडी के अंदर, तो इनकी हेल्प से जो एज रिलेटेड डीजनरेटिव न्यूरोलॉजिकल डिसऑर्डर हैं उनको मैनेज किया जा सकता है।
They also cited that free radical mediated lipid peroxidation and protein oxidation affect central nervous system function. इन्होंने अपनी स्टडी में ये भी पाया है कि फ्री रेडिकल मीडिएटेड लिपिड्स और पर ऑक्सीडेशन या प्रोटीन ऑक्सीडेशन है, तो ये सब जो है अगर फ्री रेडिकल जितने ज़्यादा होंगे तो उनकी हेल्प से क्या होगा कि लिपिड ऑक्सीडेशन या प्रोटीन ऑक्सीडेशन ज़्यादा होगा और इन दोनों का ऑक्सीडेंस जो है वो डायरेक्ट जो है अफेक्ट करता है सेंट्रल नर्वस सिस्टम के फंक्शन को। इसी तरह से टबैको, स्मोक, रेडिएशन, पेस्टिसाइड्स, टॉक्सिन, मेडिसिन आर एग्जाम्पल ऑफ सम सोर्स ऑफ फ्री रेडिकल। यानी कोई इंडिविजुअल अगर टबैको ज़्यादा लेता है, स्मोक करता है या रेडिएशन के एक्सपोजर में आता है, पेस्टिसाइड के एक्सपोजर में आता है या टॉक्सिक मेडिसिन लेता है, तो उन सब के इफ़ेक्ट से क्या होगा कि ये सब हमारी बॉडी में क्या करते हैं, सोर्स ऑफ फ्री रेडिकल्स से, यानी इनको लेने से नंबर ऑफ फ्री रेडिकल्स जो है वो उनका फॉर्मेशन ज़्यादा होगा, वो ज़्यादा रिलीज़ होंगे और उसकी वजह से एजिंग का प्रोसेस जो है वो एक्सीलरेट हो जाएगा, यानी कि जल्दी होने लगेगा। इन सम इंस्टेंस फ्री रेडिकल रिएक्टिंग विद द अदर मॉलिक्यूल एंड फ्रॉम मोर फ्री रेडिकल म्यूटेशन एंड द मैलिग्नेंसी। तो यहाँ पर जो फ्री रेडिकल्स है वो रिएक्ट करते हैं दूसरे मॉलिक्यूल के साथ और ज़्यादा फ्री रेडिकल को जो है वहाँ पर उनका फॉर्मेशन होता है, म्यूटेशन होता है और साथ ही साथ कुछ केसेस में मैलिग्नेंसी भी देखने को मिलती है, यानी कि कैंसर होने की रिस्क भी जो है वहाँ पर बढ़ जाती है। They further described how free radical can generate cellular debris rich in the lipid and protein called लिपोफक्सिन। ठीक है, तो ये लिपोफक्सिन जो है एक तरह का यहाँ पर सेलुलर डेब्रीज है जो कि लिपिड और प्रोटीन से मिलकर बना होता है, और ये भी जो है फ्री रेडिकल्स ज़्यादा जनरेट होते हैं। जब फ्री रेडिकल ज़्यादा जनरेट होते हैं तो वो लिपोफक्सिन को भी ज़्यादा जो है लिपोफक्सिन को जनरेट करता है और उसकी वजह से एल्डर एडल्ट जो है वो उनमें ज़्यादा पाया जाएगा कंपेयर टू दी यंग एडल्ट, और यही जो है इट इज़ कंसिडर एज ए थ्रेट। ठीक है, इसको जो लिपोफक्सिन है इसी को यहाँ पर कंसिडर किया गया है एज ए थ्रेट विच लीड्स टू द सेलुलर डेथ, जो कि सेलुलर डेथ को जो है कहीं ना कहीं रेस्पॉन्सिबल है उसके लिए, उसके सेल के लिए एक तरह का थ्रेट है यहाँ पर। ठीक है, तो इस तरह से जो ये फर्स्ट थ्योरी है फ्री रेडिकल थ्योरी यहाँ पर कंप्लीट होती है। यहाँ पर अलग अलग कंसेप्ट दिए गए हैं कि किन किन वजह से जो है हमारे बॉडी के अंदर फ्री रेडिकल्स जनरेट होते हैं और फ्री रेडिकल्स को किस तरह से जनरेट होने से अवॉइड किया जा सकता है, फ्री रेडिकल का ओवरऑल सेल पर क्या इम्पेक्ट होता है, एज वेल एज जो फ्री रेडिकल्स हैं वो कि उनके सोर्सेज क्या क्या हैं यहाँ पर, टबैको, स्मोक, रेडिएशन, पेस्टिसाइड्स, टॉक्सिन, मेडिसिन। तो ये सब जो हैं सोर्स हैं फ्री रेडिकल्स के, तो हमको इनको अवॉइड करना चाहिए, जिसकी वजह से फ्री रेडिकल्स जो हैं वो हमारी बॉडी में कम से कम प्रोड्यूस हों और जो एक तरह से सेल डेथ है, सेलुलर डेथ का प्रोसेस है वो डिले किया जा सके। ठीक है, सेकंड थ्योरी यहाँ पर आ जाती है ऑर्गल एरर थ्योरी। ठीक है, एरर थ्योरी, ये थ्योरी भी जो है एक तरह की स्टोकेस्टिक थ्योरी है। ठीक है, दिस थ्योरी सजेस्ट दैट ओवर टाइम सेल एक्यूमुलेट एरर इन देयर डीएनए एंड आरएनए प्रोटीन सिंथेसिस दैट कॉज द सेल टू डाई। इस थ्योरी के अकॉर्डिंग, इस थ्योरी का सजेशन है कि जैसे जैसे टाइम बढ़ता जाता है, यानी कि इंडिविजुअल का बर्थ होता है और उसकी एज जैसे जैसे बढ़ती जाती है, वैसे वैसे क्या होता है कि सेल में जो है यहाँ पर एक्यूमुलेट होता है, एक्यूमुलेशन होने लगता है एरर का। ठीक है, उनके डीएनए और आरएनए जो कि प्रोटीन सिंथेसिस के लिए ज़रूरी है, तो उसमें क्या आने लगता है, एरर आने लगता है, डेट कॉज द सेल टू डाई, और जिसकी वजह से फिर सेल जो है वो फर्दर रिप्लिकेट नहीं हो पाती और उसकी वजह से फिर सेल की जो है डेथ होने लगती है या सेल जो है वो डाई हो जाती है। एनवायरमेंटल एजेंट एंड रैंडमली इंड्यूस इवेंट कैन कॉज एरर विथ अल्टीमेट सेलुलर चेंजेस। तो यहाँ पर जो है एनवायरमेंटल एजेंट कई सारे जो हैं वो भी यहाँ पर जैसे कि सनलाइट एक्सपोजर है या पॉल्यूशन है, तो ये सब भी जो है इसमें एरर के लिए जो है रेस्पॉन्सिबल होते हैं।
It is well known as the large amount of X-ray radiation cause chromosomal abnormality. अगर एक्सरे रेडिएशन से कोई एक्सपोजर हो रहा है, अल्ट्रावायलेट रेडिएशन से ज़्यादा टाइम तक कोई एक्सपोजर हो रहा है, तो सम की वजह से क्या होगा, क्रोमोसोमल एबनॉर्मलिटीज़ होंगी। और क्रोमोसोमल एबनॉर्मलिटीज़ अगर होंगी तो उसकी वजह से सेम इम्पैक्ट होगा, डीएनए आरएनए प्रोटीन सिंथेसिस जो है वो अल्टर्ड हो जाएगा और सेल का जो रेप्लिकेशन है वो प्रॉपरली नहीं हो पाएगा, सेल डाई हो जाएगी। Thus, this theory process that aging would not occur if destructive factors such as radiation did not exist and cause error such as mutation and regularity disorder। तो इस थ्योरी के अकॉर्डिंग ये बताया गया है कि एक इंडिविजुअल अगर वो इन सब चीज़ों से जो है एरर जो जिनकी वजह से आ रहा है आरएनए डीएनए के सिंथेसिस में, तो अगर उस एरर को ना आने दिया जाए, यानी कि इस तरह के जो भी सनलाइट का एक्सपोजर है, रेडिएशन का एक्सपोजर है, एनवायरमेंटल पोल्यूशन का एक्सपोजर है, अगर इन सब को अवॉइड किया जाए तो एजिंग का प्रोसेस जो है वो डिले हो जाता है। ये थ्योरी जो है इसी कंसेप्ट पे है कि पहले के जो हम पहले के कुछ लोग जो सर्वाइव कर जाते थे तो वो काफ़ी टाइम तक जो है वो ओवर 100 ईयर जो है 100 ईयर से ज़्यादा उनका लाइफ स्पान होता था। तो ऐसे लोग ज़्यादा सर्वाइव करने का कारण यही था कि वो जो है ये कम से कम एक्सपोजर था उनका रेडिएशन के साथ, अल्ट्रावायलेट रेस के साथ, या कह सके एनवायरमेंटल पोल्यूशन के साथ। तो इस वजह से उनके जो डीएनए और आरएनए का सेल सिंथेसिस है वो प्रोटीन सिंथेसिस कंटिन्यू चलता रहता था और उसमें किसी भी तरह का वहाँ पर अल्ट्रेशन नहीं आता था, और इस वजह से जो सेल डेथ होती है तो वो डिले हो जाती थी, यानी एजिंग का प्रोसेस में डिले हो जाता था। बट Hayfels did not support this theory and explained that all age cells do not have errant protein nor all the cell found with the errant protein old। तो यहाँ पर जो है यहाँ पर दूसरे थ्योरिस्ट हुए हैं, ठीक है। यहाँ ऑर्गल ने ये थ्योरी दी थी 1970 में, और 1996 में जो हैफेल्स जो थ्योरिस्ट थे उन्होंने इस थ्योरी को सपोर्ट नहीं किया। वो कहते हैं कि ये थ्योरी जो है वो सभी सेल के लिए जो है एप्लीकेबल नहीं हो सकती, क्योंकि डू नॉट हैव द एरेंट प्रोटीन। सभी सेल्स में जो है इस तरह का प्रोटीन सिंथेसिस हो ऐसा ज़रूरी नहीं है। नॉर ऑल सेल फाउंड विद द एरेंट प्रोटीन ओल्ड, ठीक है। तो इन्होंने इस थ्योरी को नहीं माना है कि ज़रूरी नहीं है कि ऐसा हो, एक इंडिविजुअल अगर एक्सपोजर ना हो तब भी उसको एजिंग तो आनी ही है, ठीक है। तो ये थ्योरी को जो है इन्होंने सपोर्ट नहीं किया, ये इसको रिजेक्ट करते हैं एक तरीके से, इसके अगेंस्ट में जाते हैं, इसको क्रिटिसाइज करते हैं। फिर नेक्स्ट थ्योरी आ जाती है वियर एंड टियर थ्योरी, ठीक है। वियर एंड टियर जैसे नाम से पता चल रहा है कि वियर एंड टियर जो है यानी हमारी कह सकते हैं कि डे टू डे लाइफ में कई प्रकार के उतार चढ़ाव होते हैं, ठीक है। तो उन सब की वजह से, क्योंकि हमको कभी जो है ज़्यादा स्ट्रगल करना होता है, कभी हम बहुत ज़्यादा आराम कर लेते हैं, है ना। तो इस तरह का वियर एंड टियर हमारी लाइफ में चलता रहता है, और उसकी वजह से जो है उसका डायरेक्ट इम्पेक्ट जो है वो सेलुलर मेटाबॉलिज्म में आता है, ठीक है। ओवर टाइम क्यूमुलेटिव चेंजेस अकर इन द सेल एज एंड डैमेज सेलुलर मेटाबॉलिज्म, ठीक है। जैसे जैसे टाइम बढ़ता है वैसे वैसे जो है वियर एंड टियर की वजह से सेलुलर मेटाबॉलिज्म जो है वो डैमेज होता है। एन एग्जाम्पल इज द सेल एबिलिटी टू रिपेयर डैमेज डीएनए एज इन द एजिंग सेल, ठीक है। जैसे जैसे एज बढ़ती जाती है वैसे वैसे ऐसा होने लगता है। It is known that cell in heart, muscles, neuron, state muscles and the brain cannot replace themselves after they are destroyed by wear and tear। तो इस थ्योरी के अकॉर्डिंग ये माना जाता है कि जो हार्ट मसल्स हैं या न्यूरॉन हैं, इस तरह से स्ट्रेट मसल्स हैं या ब्रेन सेल्स हैं, तो वो अपने आप को रिप्लेस नहीं कर पाती जब वो वियर एंड टीयर की वजह से जो है डिस्ट्रॉय हो जाती है। तो रिसर्च सिटेड जेंडर स्पेसिफिक इफेक्ट्स ऑफ एजिंग ऑन एंड्रोकोर्टिकोटॉर्पिक एक्टिविटी डेट आर कंसिस्टिंग विद द वियर एंड टीयर हाइपोथेसिस ऑफ द ramification of the lifelong exposure to stress। There is some speculation that excessive wear and tear caused by exercising
में एसिलरेटेड एजिंग बाय इंक्रीज फ्री रेडिकल प्रोडक्शन। तो ये भी जो है यहाँ पर इनकी रिसर्च भी ये कहती है कि हर एक जेंडर के अकॉर्डिंग जेंडर स्पेसिफिक इफेक्ट है यहाँ पर एजिंग का, कि मेल में अलग होगा, फीमेल में अलग होगा। और मेन जो है यहाँ पर एंड्रोकोर्टिकोटॉर्पिक एक्टिविटी है, यानी कि हार्मोनल चेंजेस होता है जैसे जैसे हर एक इंडिविजुअल मेल के अंदर जो है अलग वियर एंड टीयर है, फीमेल के अंदर अलग वियर एंड टीयर है। ठीक है, तो यहाँ पर जैसे कि फीमेल में जो है हार्मोनल चेंजेस ज़्यादा होने लगते हैं आफ्टर 40 एज, तो उनको जो है जैसे एस्ट्रोजन जो है कहीं ना कहीं एस्ट्रोजन एंड्रोजन लेवल में चेंज आता है और उसकी वजह से उनको बोन से रिलेटेड कई सारी प्रॉब्लम होने लगती है। ठीक है, वीकनेस होने लगती है बोन की। तो ये थ्योरी जो है वियर एंड टीयर थ्योरी, ये जेंडर स्पेसिफिक है, यानी ये हमें बताती है कि मेल के अंदर जो है वो अलग एजिंग प्रोसेस अलग तरह से जाता है और फीमेल के अंदर अलग जाता है। ये डिपेंड करता है कि लाइफ लॉन्ग एक्सपोजर किस तरह से रहा है, स्ट्रेस किस तरह का रहा है, स्ट्रेस के साथ हमारा एक्सपोजर किस तरह का रहा है लाइफ लॉन्ग, ये उस पर डिपेंड करता है। ठीक है, देयर इज सम स्पेकुलेशन दैट एक्सेसिव वियर एंड टीयर कॉज्ड बाय एक्सरसाइजिंग में एसिलेटेड एजिंग बाय इंक्रीजिंग फ्री रेडिकल प्रोडक्शन। तो ये भी जो है फ्री रेडिकल थ्योरी को भी यहाँ पर ये इंक्लूड करता है कि जैसे जैसे एक इंडिविजुअल जितना ज़्यादा वियर एंड टीयर आएगा उतने ज़्यादा फ्री रेडिकल प्रोड्यूस होंगे और उतना ज़्यादा जो है वहाँ पर एक्सेलरेशन मिलेगा एजिंग प्रोसेस को। ठीक है, स्टडी ऑफ पीपल विद द ऑस्टियोआर्थराइटिस सजेस्ट दैट कार्टिलेज सेल एज ओवर टाइम एंड दिस degeneration is due to the general wear and tear. The studies point out that aged cells have lost the ability to counteract mechanical, inflammatory and other injury due to their old age. ठीक है, तो एक कंसेप्ट और जो है यहाँ पर इग्नेर, रोज, मार्टिन एंड बकवाल्टर 2004 में इन सब ने जो है इन्होंने पर्टिकुलर ऑस्टियोआर्थराइटिस के ऊपर अपना रिसर्च किया या अपनी स्टडी की। उसमें इन्होंने जो भी ऑस्टियोआर्थराइटिस के पेशेंट थे उनको जो है इन्होंने देखा और सजेस्ट इन्होंने अपने कंसेप्ट में सजेस्ट किया कि कार्टिलेज सेल जो होती है वो ओवर द टाइम, यानी जैसे जैसे एज बढ़ती है वैसे वैसे उसके अंदर डीजनरेशन होता है जनरल वियर एंड टीयर, जो भी जनरल वियर एंड टीयर है हमारे डे टू डे लाइफ के, और उसकी वजह से कि कहीं जो है लाइफ स्टाइल इस तरह का होता है कि हमें कहीं ज़्यादा जो है कहीं स्ट्रेसफुल वर्क करना होता है, कई बार कहीं ज़्यादा वेट जो है हमको लिफ्ट करना होता है। तो इन सब की वजह से द स्टडी पॉइंट आउट द एट सेल हैव लॉस्ट द एबिलिटी टू काउंटर एक मैकेनिकल, इन्फ्लामेटरी एंड अदर इंजरी ड्यू टू दियर ओल्ड एज। तो जैसे जैसे एज बढ़ती जाती है वैसे वैसे एक इंडिविजुअल की जो एबिलिटी है काउंटर रिएक्ट करने की, ठीक है, चाहे वो मैकेनिकल चेंजेस हैं, फिजिकल वर्क हो रहा है उसके साथ हो, चाहे इन्फ्लामेटरी प्रोसेस हो रहा है बॉडी के अंदर उसके साथ हो, या कभी इंजरी हो जाती है, तो उन सब के साथ जो काउंटर रिएक्ट करने की एबिलिटी है हमारी वो एज बढ़ने के साथ साथ डिक्रीज़ होने लगती है। और ऐसा क्यों होता है? क्योंकि कंटिन्यूसली हम क्या कर रहे हैं, जैसे एक इंडिविजुअल जो है जैसे जैसे ओल्ड होता जाएगा वैसे वैसे उसकी कैपेसिटी डिक्रीज़ होने लगेगी। ठीक है, जैसे एक एग्जांपल की अपन बात करें कि कहीं जो है हमको किसी भी जगह हमको जो है मान लो कि किसी चीज़ को हमको तोड़ना है, बहुत स्ट्रॉन्ग चीज़ है, ठीक है, बट अगर उसको हम लगातार जो है उस पर बार बार अटैक कर रहे हैं किसी चीज़ से, ठीक है, तो उसको हम लगातार अटैक करते जाएंगे तो उसकी कैपेसिटी धीरे धीरे वहाँ पर लूज़ होएगी, वो वीक होने लगेगा, है ना। जैसे एक बहुत स्ट्रॉन्ग पिलर है, ठीक है, और हम बार बार उसको जो है हथौड़े से, हैमर से उस पर अगेन एंड अगेन जो है अटैक कर रहे हैं, ठीक है, तो क्योंकि शुरू में वो स्ट्रॉन्ग है तो इजीली जब हम पहला दूसरा अटेम्प्ट करेंगे, पहला दूसरा जो है अटैक करेंगे तो वो उसको इजीली जो है टॉलरेट कर जाएगा। बट जैसे जैसे हम बार बार रिपीटेटिव उस पर अटैक करेंगे वैसे वैसे उसका जो कहीं ना कहीं एबिलिटी है, क्योंकि ये उसका वियर एंड टीयर चल रहा है बार बार, ठीक है, तो उसकी वजह से उसकी एबिलिटी धीरे धीरे क्या होने लगेगी, लूज़ होने लगेगी, और एक स्टेज ऐसी आएगी कि वो पिलर जो है फिर टूट जाएगा, क्योंकि हम बार बार उस पर अटैक कर रहे हैं और उसकी कैपेसिटी जो है, जो उसकी स्ट्रेंथ है वो वहाँ पर कंटिन्यूसली उस अटैक की वजह से डिक्रीज़ हो रही है। तो सेम हमारे भी जो बॉडी डे टू डे लाइफ में हमको कई सारी एक्टिविटी करनी होती है, कई सारे हमारे अंदर जो है मैकेनिकल, इन्फ्लामेटरी या इंजरी होती है,
और वो उसके साथ हम काउंटर रिएक्ट करता है, हमारी बॉडी काउंटर रिएक्ट करती है, तो वो करते 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 ओल्ड एज में जा कर के उसकी कैपेसिटी ख़त्म हो जाती है, और इसी वजह से जो है वहाँ पर इंजरीज़ जो है, या हम कह सकते हैं कोई भी डिजीज़ जो है वो ज़्यादा इजीली होती है, एज वेल एज एजिंग का प्रोसेस तो होता ही है। ठीक है, नेक्स्ट थ्योरी आ जाती है यहाँ पर कनेक्टिव टिश्यू थ्योरी। दिस थ्योरी इज ऑल्सो रेफर्ड टू एज क्रॉस लिंक थ्योरी एंड इट proposes that over time biochemical processes create connection between structure not normally connected। तो यहाँ पर कनेक्शन टिश्यू थ्योरी ये कहती है कि जैसे जैसे एज बढ़ती जाती है वैसे वैसे जो है कनेक्शन जो है वो क्रिएट होता जाता है हमारे जो स्ट्रक्चर है उनके बीच में, जो कि नॉट नॉर्मली कनेक्टेड, जो कि स्टार्टिंग में नॉर्मली कनेक्टेड नहीं होते हैं, पर जैसे जैसे एज बढ़ने लगती है वैसे वैसे उनके बीच कनेक्शन बढ़ता जाता है। सेवरल क्लोज लिंकेज आर अकर rapidly between 30 to 50 year of age, elastin dry up and crack with the age, hence skin with less elastin as with the older adult tend to the drier and wrinkle। तो जैसे जैसे एज बढ़ेगी वैसे वैसे क्रॉस लिंकेज जो है वो बढ़ेगा, जो कि सबसे ज़्यादा हो जाता है 30 से 50 ईयर के बीच में। जो ये क्रॉस लिंकेज है ज़्यादा होने लगता है, जो बॉडी की इलास्टिसिटी है वो डिक्रीज़ होने लगती है, और जो एक तरह से कह सकते हैं कि एक ल्यूब्रिकेशन है हमारी बॉडी के अंदर, हमारी जॉइंट्स में, मसल्स में, तो वो सब जो है लुब्रिकेशन हमारी स्किन में वो वहाँ पर कम होने लगता है, ड्राइनेस आने लगती है, और उसकी वजह से जो है क्रैक होने लगेगा। सब कुछ जो है, जैसे हम स्किन की बात करें तो वो क्रैक होने लगेगी, इसलिए स्किन में जो है उसका ड्राई होने की वजह से ज़्यादा रिंकल होंगे, उसकी इलास्टिसिटी जो है वो लूज़ होने लगेगी। ठीक है, ओवर टाइम बिकॉज ऑफ डिक्रीज एक्स्ट्रा सेलुलर फ्लूइड न्यूमरस डिपॉजिट ऑफ सोडियम क्लोराइड एंड कैल्शियम बिल्ड अप इन द कार्डियोवास्कुलर सिस्टम। ठीक है, इसी के साथ क्या होता है कि जैसे जैसे एज बढ़ती जाती है वैसे वैसे जो एक्स्ट्रा सेलुलर फ्लूइड है वो डिक्रीज होने लगता है, उसके साथ ही जो सोडियम क्लोराइड, कैल्शियम, ये सब जो है वो एबनॉर्मली कार्डियोवास्कुलर सिस्टम में जाकर के डिपॉजिट होने लगते हैं, और इसकी वजह से कार्डियोवास्कुलर अल्ट्रेशन जैसे हाइपरटेंशन, ठीक है, और अल्ट्रेशन इन द पल्स रेट, ये सब हमको देखने को मिलता है। अल्ट्रेशन इन द कार्डियक फंक्शन, डिक्रीज टिश्यू परफ्यूजन, ठीक है, तो ये सब जो है देखने को मिलता है। तो उसके पीछे भी जो है कनेक्टिव टिश्यू थ्योरी, क्योंकि एक तरह से मैक्सिमम ब्लड भी हमारा कनेक्टिव टिश्यू ही है, बोन भी हमारी कनेक्टिव टिश्यू है एक तरह से। ठीक है, तो ये सब कनेक्टिव टिश्यू होने की वजह से इनके अंदर जो है ओवर द टाइम जो है क्रॉस लिंकेज होता है, उसकी वजह से जो है इस तरह के चेंजेस देखने को मिलते हैं, या एजिंग के साथ साथ जैसे जैसे एज बढ़ती जाती है चेंजेस बढ़ने लगते हैं। ठीक है, तो ये सिर्फ एक थ्योरी है, यहाँ पर नो क्लिनिकल एप्लीकेशन स्टडी वर फाउंड टू सपोर्ट दिस थ्योरी, यानी इसको जो है सपोर्ट करने के लिए किसी तरह का स्पेसिफिक क्लिनिकल थ्योरी जो है या क्लिनिकल एक्सपेरिमेंट यहाँ पर नहीं किया गया है। बस ये एक तरह से बस स्टडी करके या अंदाज़ा लगा करके, एनालिसिस करके इस थ्योरी को दिया गया है। ठीक है, तो इस तरह से ये स्टोकेस्टिक थ्योरी है वो हमने कंप्लीट कर ली है। यहाँ पर मेन जो है स्टोकेस्टिक थ्योरी में सबसे पहली थ्योरी आपकी आ जाती है फ्री रेडिकल थ्योरी। ठीक है, सबसे पहली यहाँ पर आपकी फ्री रेडिकल थ्योरी आ जाती है, यानी कि फ्री रेडिकल का इम्पैक्ट जो है वो किस तरह से फ्री रेडिकल प्रोड्यूस होते हैं, किस तरह से सेलुलर डैमेज को इंक्रीज़ करते हैं, वो हमने डिस्कस किया। सेकंड जो है यहाँ पर ओल्गर एरर थ्योरी आ जाती है, यानी कि एरर का प्रोसेस जो है डीएनए प्रोटीन सिंथेसिस में वो होने लगता है एज बढ़ने के साथ ही साथ एनवायरमेंटल एक्सपोजर की वजह से एरर आने लगता है, और वो फिर सेलुलर डेथ को जो है वो इंक्रीज़ करता है। ठीक है, इसी तरह से नेक्स्ट वियर एंड टीयर थ्योरी आ जाती है, यानी कि कैपेसिटी जो है धीरे धीरे रिपीटेटिव डे टू डे लाइफ की वजह से वियर एंड टीयर जो है वो बढ़ने लगते हैं, और उसकी वजह से फिर कैपेसिटी जो है हमारी बॉडी की उसको काउंटर रिएक्ट करने की वो डिक्रीज़ होने लगती है। नेक्स्ट कनेक्टिव टिश्यू थ्योरी, यानी कि यहाँ पर क्रॉस लिंकेज होने लगता है। ठीक है, क्रॉस लिंकेज होने की वजह से क्या होगा कि
जो कनेक्टिव टिश्यू है वो आपस में एक दूसरे के साथ एक का इम्पैक्ट दूसरे को देखने को मिलता है, यानी उनके बीच क्रॉस लिंकेज हो जाता है। ठीक है, तो ओल्ड एज में क्या है कि अगर किसी को हाइपरटेंशन हुआ है तो उसकी वजह से दूसरी प्रॉब्लम होगी। ठीक है, अगर डायबिटीज़ हुआ है तो उसकी वजह से और कई सारी प्रॉब्लम हो जाएगी। तो इस तरह से एक चीज़ जो है वो एक एबनॉर्मलिटी वो दूसरी कई सारी एबनॉर्मलिटी को साथ लेके आ जाती है। तो ये यहाँ पर क्या है, क्रॉस लिंकेज हो रहा है। ठीक है, हालांकि इसका कोई यहाँ पर क्लिनिकल एप्लीकेशन स्टडी नहीं हुई है, बट फिर भी ये थ्योरीज जो हैं यहाँ पर कनेक्टिव टिश्यू थ्योरी के रिगार्डिंग क्रॉस लिंकेज थ्योरी दी गई है। तो ये सब जो थी स्टोकेस्टिक थ्योरी थी। अब सेकंड हम नॉन स्टोकेस्टिक थ्योरीज जो है वो डिस्कस करेंगे। ये भी जो है बायोलॉजिकल थ्योरी है ना। बायोलॉजिकल थ्योरी में टू मेजर कैटेगरी था, फर्स्ट स्टोकेस्टिक था, सेकंड नॉन स्टोकेस्टिक थ्योरी है। ठीक है, तो नॉन स्टोकेस्टिक थ्योरी ऑफ एजिंग आर फाउंडेड ऑन द प्रोग्राम्ड परसेप्टिव दैट इज रिलेटेड टू द जेनेटिक और वन बायोलॉजिकल क्लॉक। यहाँ पर गोल्ड स्मिथ जो है उन्होंने सजेस्ट किया है कि एजिंग जो है वो इवॉल्व होती है बाय बेनिफिशियल कैरेक्टरिस्टिक एंड रिजल्ट फ्रॉम द कॉम्प्लेक्स स्ट्रक्चर प्रोसेसेस। द फॉलोइंग नॉन स्टोकेस्टिक थ्योरीज आर डिस्कस इन दिस सेक्शन। ठीक है, तो यहाँ पर जो है मेनली एजिंग जो है वो प्रोग्राम्ड परसेप्टिव पे फोकस करती है। यानी पहली थ्योरी जो है वो प्रोग्राम थ्योरी है कि जीन जो है हमारे वो इसी तरह से प्रोग्राम्ड होते हैं कि एक एज के बाद वो जो है अपने अंदर चेंजेस लाने लगते हैं, सेल के अंदर चेंज होने लगता है। ठीक है, तो मेनली जो है इसके अंदर हम डिस्कस करने वाले हैं प्रोग्राम थ्योरी, जीन बायोलॉजिकल क्लॉक थ्योरी, न्यूरो एंडोक्राइन थ्योरी एंड इम्यूनोलॉजिकल ऑटो इम्यून थ्योरी। ठीक है, तो नॉन स्टोकेस्टिक थ्योरी के अंदर यहाँ पर सब थ्योरीज हैं और भी। पहली है प्रोग्राम्ड थ्योरी। प्रोग्राम थ्योरी में बताया गया है कि जैसे जैसे पीपल्स की एज बढ़ती है वैसे वैसे उनकी सेल्स जो है वो स्टार्ट करती है टू डिसाइड द कमिट सुसाइड एंड स्टॉप डिवाइडिंग। ठीक है, यानी कि एज एक बढ़ने के साथ साथ सेल जो है वो उसके अंदर सुसाइड होना स्टार्ट हो जाता है, यानी कि वो डिवाइड होना बंद हो जाती है। डिवाइड होना यानी कि उनके अंदर रेप्लिकेशन जो है वो बंद हो जाएगा, और जब रेप्लिकेशन बंद हो जाएगा तो एक तरह से उनका सुसाइड कमिट हो जाएगा। ठीक है, The Hayfield's phenomena or human fibroblast replicative aging model suggests that cell divide until they have ability to divide। यानी कि सेल कंटिन्यूसली डिवाइड होती रहती है कब तक, जब तक उनके अंदर एबिलिटी है डिवाइड होने की, जब तक वो डिवाइड होती रहेगी। जैसे ही वो एबिलिटी ख़त्म होती है वैसे ही वहाँ पर एपोप्टोसिस हो जाता है। एपोप्टोसिस यानी कि डेथ ऑफ सेल जो है वो वहाँ पर हो जाती है। ठीक है, Therefore, it is thought that cell have a fine doubling potential and become unable to replicate after they have done so a number of time। ठीक है, तो जैसे जैसे हर बार रेप्लिकेशन हो रहा है वैसे वैसे वो कैपेसिटी जो है वो डिक्रीज हो रही है। एक बार उसके अंदर जो है डबलिंग हुई, यानी एक बार रेप्लिकेशन हुआ, रेप्लिकेशन के बाद वो जो कैपेसिटी है उसकी रेप्लिकेट करने की वो धीरे धीरे हर एक बार जब वो डिवाइड होगी हर एक बार वो डिक्रीज़ होती जाएगी। और डिक्रीज़ होते हुए, ठीक है, और डिक्रीज़ होने का कारण क्या है, शॉर्टनिंग ऑफ टीलोमियर। ठीक है, यहाँ पर शॉर्टनिंग ऑफ टीलोमियर जो है वो माना जाता है कि हर एक बार जब रेप्लिकेशन होता है तो जो टीलोमियर है वो यहाँ पर शॉर्ट हो जाता है, और टीलोमियर जो है यहाँ पर इम्पोर्टेंट माना गया है फॉर द रेप्लिकेशन। ठीक है, द एंजाइम टीलोमियर इज ऑल्सो कॉल्ड ए सेलुलर फाउंटेन ऑफ यूथ अलाउ ह्यूमन सेल टू ग्रो। ठीक है, तो ये एंजाइम टेलोमियरेज जो है वो यहाँ पर असेंशियल है, जिसकी वजह से जो है ह्यूमन सेल ग्रो करती है। तो जब यहाँ पर एक और हाइपोथेसिस दिया जाता है, यानी कि ऐसा माना जाता है कि कैंसर सेल या रिप्रोडक्टिव और कुछ वायरस सेल्स के अंदर जो है टीलोमियरेज ज़्यादा होता है, विच एट बैक डीएनए टू द एंड ऑफ क्रोमोसोम। यानी इसी वजह से जो है जो कैंसर सेल है वो कंटिन्यूअस रेप्लिकेट होती है या ज़्यादा फास्टर रेप्लिकेट होने लगती है, सेल डिवीज़न उसमें ज़्यादा होने लगता है। इसी तरह से कुछ वायरस, कुछ रिप्रोडक्टिव सेल में टीलोमियरेज ज़्यादा होने की वजह से जो है उनका डीएनए क्रोमोसोमल चेंजेस इस तरह का हो जाता है कि वो आसानी से ज़्यादा रेप्लिकेट करती है।
ठीक है, और इसी वजह से जो है उनका सेल डिवीज़न जो है वो कंटिन्यूसली इंक्रीज होने लगता है। बट जो नॉर्मल सेल्स है हमारी, ठीक है, जो यहाँ पर नॉर्मल सेल्स है उनके अंदर टीलोमियर जो है वो यहाँ पर डिक्रीज होने लगता है, शॉर्ट होने लगता है बाय आफ्टर एवरी सेल डिवीज़न, है ना। आफ्टर एवरी सेल डिवीज़न क्या होगा कि यहाँ पर टीलोमियर जो है वो रिड्यूस होगा, शॉर्ट होने लगेगा, और जिसकी वजह से क्या होगा कि सेल डाई जो है वो होने लगेगी या एपोप्टोसिस का प्रोसेस जो है वो वहाँ पर होने लगेगा, ठीक है। तो यहाँ पर कंसेप्ट दिया गया है मेनली कि प्रोग्राम थ्योरी यानी कि एक इंडिविजुअल की जो कैपेसिटी है, एक सेल की जो कैपेसिटी है डिवाइड होने की, वो हर डिवाइडेशन के बाद डिक्रीज होगी, ठीक है। डिक्रीज होते होते फिर इसी के साथ यहाँ पर टीलोमेरेज जो असेंशियल एंजाइम है सेल डिवीज़न के लिए, वो भी यहाँ पर डिक्रीज होने लगेगा, शॉर्ट होने लगेगा, और एक कंडीशन ऐसी आ पाएगी कि उसकी कैपेबिलिटी नहीं रहेगी फर्दर डिवीज़न की, तो यहाँ पर फिर जाकर के सेलुलर डेथ हो जाएगी, सेल जो है वो फर्दर ग्रो नहीं कर पाएगी, फर्दर सेल डिवीज़न नहीं होगा, और उसकी वजह से फिर यहाँ पर जो है एपोप्टोसिस जो है वो कंडीशन बन जाएगी, ठीक है। और वही एक और साथ ही माना जाता है कि नॉर्मल सेल में जो ये टीलोमियर है ये कंटिन्यूसली डिक्रीज होता है आफ्टर एवरी सेल डिवीज़न। वहीं जो कुछ कैंसर सेल्स होती हैं या वायरस होते हैं तो उनके अंदर ये टीलोमियरेज बहुत ज़्यादा होता है, और एक्सेसिव सेल डिवीज़न के बाद भी जो है डिक्रीज़ नहीं होता, और इसी वजह से सेल डिवीज़न वहाँ पर कंटिन्यू होता रहता है या एक्सेसिव अमाउंट में होता है, जिसकी वजह से कंडीशन जो है फिर वो और रोस्ट हो जाती है, ठीक है। तो ये जो है पहली थ्योरी थी। सेकंड थ्योरी यहाँ पर आ जाती है जीन बायोलॉजिकल क्लॉक थ्योरी, ठीक है। दिस थ्योरी एक्सप्लेन दैट ईच सेल और परहैप्स द एंटायर ऑर्गेनिज्म हैज़ ए जेनेटिकल प्रोग्राम्ड एजिंग कोड डेट इज स्टोर्ड इन द ऑर्गेनिज्म डीएनए, ठीक है। यानी ये थ्योरी हमें बताती है कि हमारी हर एक सेल के अंदर या हमारे पूरे के पूरे ऑर्गेनिज्म के अंदर जो इस तरह का जेनेटिकल प्रोग्राम है एजिंग का, या कुछ एजिंग के कोड हैं जो कि स्टोर रहते हैं हमारे डीएनए के अंदर, और एक टाइम के बाद वो एक्टिवेट हो जाते हैं और ऑटोमेटिकली जो है फिर एजिंग का प्रोसेस स्टार्ट हो जाता है। रिसर्च हैज़ डेमोन्स्ट्रेटेड दैट पीपल हु डू नॉट हैव एक्सपोजर टू द टाइम क्यू सच एज द सनलाइट एंड क्लॉक विल ऑटोमेटिकली हैव स्लीप एंड वीक साइकिल। तो यहाँ पर माना गया है कि ये जो जेनेटिकल कोड है इनको एक्टिवेट करने के लिए यहाँ पर एक क्लॉक साइकिल चलती है, ठीक है। और वो क्लॉक साइकिल जो है वो डिपेंड किस पे करती है, यहाँ पर सनलाइट के एक्सपोजर पर, ठीक है। तो एक इंडिविजुअल जो इस एक्सपोजर में नहीं आता है, ठीक है, यानी कि इस पर्टिकुलर टाइम पे जो है उसको एक्सपोज होना है और नहीं होता है, तो उसके अंदर जो ये साइकिल है वो ऑटोमेटिकली जो है वो स्लीप एंड वेक साइकिल की कंडीशन में चेंज हो जाती है। This clock seems to be controlled by an area in the hypothalamus called the suprachiasmatic nucleus, ठीक है, SCN। तो यहाँ पर ये जो एरिया है इस क्लॉक को कंट्रोल करने का, जिसमें कि ये स्लिप और अवेक में चली जाती है उस साइकिल को, तो ऑटोमेटिकली ये कंट्रोल कहाँ से होने लगता है, सुप्राचियस्टिक न्यूक्लियस, जो कि लोकेट होता है थर्ड वेंट्रिकल में नियर द ऑप्टिक चिस्म, ठीक है। तो जो लोकेशन है यहाँ पर SCN की, इट्स एनाटॉमिकल लोकेशन डज रिसीव लाइट एंड डार्क इनपुट फ्रॉम द रेटिना एंड डेमोन्स्ट्रेट हाई न्यूरोलर फायरिंग ड्यूरिंग द डे एंड लो फायरिंग एंड नाइट, ठीक है। तो जो ये सुप्राचियस्टिक न्यूक्लियस है, इसकी जो एनाटॉमिकल लोकेशन है वो कहाँ पर है, ऑप्टिक चिस्म के पास है बिल्कुल, ठीक है। तो उसकी वजह से जो है ये रिसीव कर पाता है लाइट को और डार्क इनपुट को, ठीक है। तो डे टाइम में जो है ये क्या करेगा, लाइट को ज़्यादा जो है लाइट का इनपुट ज़्यादा आएगा, इसकी वजह से जो है इसकी न्यूरोलर फायरिंग जो है वो दिन के टाइम पे ज़्यादा होगी, ठीक है। और रात के टाइम पे क्या होगा, डार्क इनपुट ज़्यादा आएगा, तो ये फायरिंग जो है वो क्या हो जाएगी, ड्यूरिंग द नाइट लो हो जाएगी यहाँ पर, ठीक है। नाइट टाइम में क्या हो जाएगा, लो फायरिंग हो जाएगी, और डे टाइम में जो है हाई न्यूरोलर फायरिंग होगी। तो ये किस पे डिपेंड करता है कि जो ऑप्टिक
ऑप्टिक जिस्म है वो क्या रिसीव कर रहा है, किस तरह के सिग्नल आ रहे हैं वहाँ पर, लाइट को रिसीव कर रहा है या डार्क को रिसीव कर रहा है, उसका इनपुट क्या है उस पर ये डिपेंड करेगा। ठीक है। द suprachiasmatic nucleus is connected to the pituitary gland, explaining the dineuronal regulation of growth hormone and cortisol। तो यहाँ पर डाईयूरिनल रेगुलेशन में जो है ग्रोथ हार्मोन और कोर्टिसोल दोनों आते हैं, जो कि कनेक्टेड होते हैं प्यूटिटरी ग्लैंड से। ऑल्सो बिकॉज ऑफ लिंकेज विद द हाइपोथैलेमस, autonomic nervous system and the brain stem reticular formation, diurnal changes in metabolism, body temperature and heart rate and the blood pressure are explained। ठीक है। तो ऐसा जो है जो थ्योरिस्ट हुए हैं पोर्ट, उन्होंने 2009 में इस स्टडी को किया और उन्होंने देखा कि जो SCN है ये कनेक्टेड होता है पिट्यूटरी ग्लैंड से। ठीक है। और साथ ही साथ रेगुलेट करता है यहाँ पर ग्रोथ हार्मोन को और कोर्टिसोल को। ऑल्सो इट इज़ ऑल्सो लिंकेज विद द हाइपोथैलेमस की लिंकेज की वजह से ऑटोनोमिक नर्वस सिस्टम, ब्रेन स्टेम और रेटिकुलर फॉर्मेशन, डाईयूरेनल चेंजेस इन मेटाबॉलिज्म, बॉडी टेम्परेचर, हार्ट रेट एंड ब्लड प्रेशर आर एक्सप्लेन। यानी कि ओवरऑल जो हमारे वाइटल साइंस है, चाहे हमारी बॉडी का टेम्परेचर हो, हार्ट रेट हो या पल्स ब्लड प्रेशर हो, ठीक है, तो ये सब के सब जो है यहाँ पर इसको कंट्रोल करने के लिए जो एक लिंकेज बना हुआ है हमारे ब्रेन के अंदर। ठीक है। यहाँ पर इसकी जो लोकेशन है वो डिपेंड करती है कि पिट्यूटरी ग्लैंड को ये कमांड करता है, यहाँ पर हाइपोथैलेमस जो है वो कमांड करता है, ऑटोनोमिक नर्वस सिस्टम और ब्रेन स्टेम ये सब यहाँ पर कमांड करते हैं कितना हार्मोन जो है रिलीज होगा, एज वेल एज उसकी वजह से किस तरह से वाइटल साइंस हमारे रेगुलेट होंगे। ठीक है। तो वो सब इस पर डिपेंड करता है। दिस इज थॉट दैट बायोलॉजिकल रिदम लूज सम रिथमिसिटी विथ एजिंग। तो ये जो एक क्लॉक का सिस्टम चल रहा है कि ये जो है एक स्लिप टाइम, जब हम स्लिप होते हैं तो ये स्लिप में चला जाता है, जब ये हम लाइट के साथ एक्सपोजर होते हैं तो एक्टिवेट हो जाता है, तो ये क्लॉक बन जाती है। क्योंकि हमारा एक डेली रूटीन होता है कि हम किस टाइम सोने जा रहे हैं, किस टाइम उठते हैं, तो उसी रूटीन के अकॉर्डिंग यहाँ पर क्लॉक साइकिल क्यों कहा गया है इससे, क्योंकि उसी रूटीन के अकॉर्डिंग जो है इसमें अवेकिंग होगी और ये स्लिप में चला जाएगा। ठीक है। तो ये जो है एक कंटिन्यूसली साइकिल चलती रहती है और एजिंग के साथ साथ जो ये बायोलॉजिकल रिदम है ये लॉस होने लगता है, यानी कि जो सम रिदमिसिटी विद एजिंग ये जो है वो बायोलॉजिकल रिदम इसका लूज होने लगता है। यानी कि जब तक एक इंडिविजुअल यंग होता है तब तक ये ऑटोमेटिक स्लिप, कब इसको एक्टिवेट होना है, कब इसको स्लिप में जाना है, क्लॉक के अकॉर्डिंग इसका पैटर्न फिक्स है। पर जैसे जैसे एज बढ़ती जाएगी इस क्लॉक का पैटर्न में, इस साइकिल के पैटर्न में डिस्टर्बेंस होने लगेगा और उसकी वजह से जो है फिर इसकी रिदमिसिटी जो है वो अल्टर्ड हो जाती है। इट इज़ नोन दैट द मेलानिन इज डैमेज विद द अल्ट्रावायलेट लाइट एंड इज द ingredient that keeps human skin resilient and wrinkled. People who have extensive sun exposure have wrinkle earlier in life due to the damage to collagen and elastin. But why, if we know that people have a programmed gene or genes that trigger aging, would not we prevent the genes from causing the problem they are इंटीग्रेटिंग टू प्रोमोट। तो यहाँ पर ये कहना चाह रहे हैं कि जब हमको पता है ना, जैसे कि इसमें एग्जांपल दिया है कि मेलानिन जो है वो डैमेज होता है अल्ट्रावायलेट लाइट के एक्सपोजर से। ठीक है। जो लोग ज़्यादा अल्ट्रावायलेट लाइट के एक्सपोजर में आएंगे उनको जो है मेलानिन उनका डैमेज होने लगेगा। तो मेलानिन जो है यहाँ पर स्किन का एक तरह से जो उसका रीजनरेशन है वो मेंटेन करता है, उसको रिंकल फ्री रखता है। तो जैसे जैसे मेलानिन जो है वो डैमेज होगा उतनी ज़्यादा रिंकल जल्दी से बनने लगेंगे, यानी एजिंग का प्रोसेस जल्दी से आएगा। तो जब हमको ये पता है तो हमको वो सब करना चाहिए, हम वो सब क्यों नहीं कर सकते जिसकी वजह से हम इसको प्रिवेंट कर सकें। ठीक है। कि जो प्रोग्राम्ड जीन है ये कैसे ट्रिगर होता है, जब हमको ये पता चल रहा है, हम इसकी रिसर्च कर रहे हैं,
तो वुड नॉट बी प्रिवेंट। फिर हम इसको प्रिवेंट क्यों नहीं कर सकते, हम इसको प्रिवेंट कर सकते हैं, इसलिए हमको ये सारे इंटरवेंशन करने चाहिए, यानी कि हम सनलाइट एक्सपोजर में कम जाना चाहिए। जैसे फॉर एग्जांपल हाइपरटेंशन, अर्थराइटिस, हियरिंग लॉस, हार्ट डिजीज आर अमंग द मोस्ट कॉमन क्रोनिकल इलनेसेस इन ओल्डर एडल्ट। Each of these diseases have genetical component to it. So if the healthcare professional can screen people when they are younger before they develop symptom of the target organ disease due to the hypertension, loss of cartilage and hearing and aspect of systolic and diastolic dysfunction, it is possible to people to live longer without experiencing the problem connected to these chronic illnesses. तो यहाँ पर यही कहना चाह रहे हैं कि जब हम रिसर्च कर रहे हैं, हमारे पास सब डाटा आ रहा है, सब हम रिसर्च स्टडी से कुछ एनालिसिस कर पा रहे हैं, जब हमें पता चल रहा है कि यहाँ पर कई सारी क्रोनिक इलनेस ओल्ड एज में आकर के होने लगती है, तो उन ओल्ड एज में होने वाली डिजीज़ को हम यंग एज में ही क्यों डिटेक्ट नहीं कर सकते, क्यों हम उनकी स्क्रीनिंग नहीं कर सकते। हमको उसकी स्क्रीनिंग करवानी चाहिए यंग एज में ही, ताकि उसको क्रिटिकल कंडीशन में, जब एक एज बढ़ने के साथ साथ वो डिजीज़ क्रोनिक कंडीशन लेती है, तो उसको क्रोनिक कंडीशन में जाने से पहले ही मैनेज किया जा सके। ठीक है, तो ये थ्योरी हमें इस तरह का सजेशन भी प्रोवाइड कराती है। द नॉलेज बीइंग एक्वायर्ड फ्रॉम द जीनोम थ्योरी इज ग्रेटली इम्पैक्टिंग द पॉसिबिलिटी ऑफ बीइंग एबल टू वार्ड ऑफ एजिंग एंड डिजीज़। यानी कि ये थ्योरी हमें बताती है कि जीनोम, अगर हम जीन का इम्पैक्ट जो है समझ रहे हैं कि किन चीज़ों से जीन के अंदर जो है वो जीन का कोड, एजिंग का कोड एक्टिवेट होता है, तो हम उन सारे फैक्टर्स को अवॉइड क्यों नहीं कर सकते, हमें उनको अवॉइड करना चाहिए, और जो एजिंग का प्रोसेस है या क्रोनिक डिजीज़ का प्रोसेस है उसको हमको डिले करना चाहिए, या उसको हमको बिल्कुल प्रिवेंट कर देना चाहिए। ठीक है, स्टडी ऑफ ट्यूमर सप्रेशन, जीन रिप्लेसमेंट, प्रिवेंशन ऑफ एंजियोजेनेसिस विद द ट्यूमर ग्रोथ एंड रेगुलेशन ऑफ प्रोग्राम सेल डेथ आर इन प्रोसेस। ठीक है, तो यहाँ पर और भी जो है अब एडवांस रिसर्च में, क्योंकि कैंसर जो है या हम कह सकते हैं ट्यूमर जो है, उनमें एक ये थ्योरी जो है जीन रिप्लेसमेंट का ट्रीटमेंट भी दिया जाता है, यानी कि जीन जो है वो रिप्लेस कर दिए जाते हैं, और उनका जो है एक बहुत ज़्यादा एडवांसमेंट जो है वो देखने को मिलता है ट्रीटमेंट में, यानी कि उनका जो ट्रीटमेंट है, कीमोथेरेपी, रेडिएशन, इन सबसे ज़्यादा जो अच्छा रिजल्ट है वो यहाँ पर जीन रिप्लेसमेंट का है ट्यूमर के अंदर भी। ठीक है, तो ट्यूमर सप्रेशन के लिए जीन रिप्लेसमेंट का जो एडवांस रिसर्च है, तो वो हमको ये सजेस्ट करती है कि इसकी हेल्प से जो है हम क्रोनिक इलनेस को और एजिंग के प्रोसेस को भी जो है वो डिले कर सकते हैं। ठीक है, एंजियोजेनेसिस विद ट्यूमर ग्रो, प्रिवेंशन ऑफ एंजियोजेनेसिस विद ट्यूमर ग्रोथ एंड रेगुलेशन ऑफ प्रोग्राम सेल डेथ इन प्रोसेस। तो ये जो है हमको बताता है कि इसकी हेल्प से हम ट्यूमर ग्रोथ को भी प्रिवेंट कर सकते हैं, एज वेल एज जो है उसको रेगुलेट कर सकते हैं, ताकि जो एक सेल की जो डेथ हो रही है, प्रोग्राम सेल डेथ हो रही है, उसको हम प्रिवेंट कर सकें। इसी कंसेप्ट में जो है पर एंड हक 2003, तो इन्होंने जो है 2003 में अपना इन्होंने भी एक कंसेप्ट दिया है कि कैलोरीज रिस्ट्रिक्शन एक्सटेंशन मैमेलियन लाइफ बाय रेस्ट्रिक्टिंग कैलोरीज दैट इज डिक्रीज नीड फॉर इंसुलिन एक्सपोजर विच कॉन्सिक्वेंटली डिक्रीज ग्रोथ फैक्टर एक्सपोजर। इन्होंने भी ये जो है पाया अपनी रिसर्च में कि जो हमारी मैमेलियन लाइफ है ना, यानी जितने भी मैमल्स है, अगर उनके अंदर कैलोरीज़ को रिस्ट्रिक्ट कर दिया जाए, एक रिस्ट्रिक्शन किया जाए कैलोरीज़ का, तो उसकी वजह से भी क्या होगा, डिक्रीज नीड ऑफ इंसुलिन एक्सपोजर, यानी इंसुलिन जो है उसका एक्सपोजर यानी उसकी नीड भी जो है वहाँ पर कम हो जाएगी, जिसकी वजह से जो डिक्रीज ग्रोथ फैक्टर एक्सपोजर, इसी की जो है साथ में क्या होगा कि ग्रोथ फैक्टर एक्सपोजर जो है वो भी डिक्रीज होगा। यहाँ पर बोथ इंसुलिन एंड ग्रोथ फैक्टर आर रिलेटेड टू मेमल्स जेनेटिकल डिटरमाइंड क्लॉक कंट्रोलिंग दियर लाइफ स्पान। ठीक है, तो इंसुलिन और ग्रोथ फैक्टर जो है वो आपस में रिलेटेड हैं, और वो हमारी मेमल्स के जो जेनेटिकल क्लॉक है, यानी कि जो एक क्लॉक हो रही है कंटिन्यूसली, उस क्लॉक को कंट्रोल करने में जो है
और हमारे लाइफ स्पान को बेटर बनाने के लिए जो है हेल्पफुल होते हैं। यानी कैलोरीज़ का रिस्ट्रिक्शन भी हमको जो है रखना चाहिए, यानी कि एक कैलोरीज़ को अगर हम रिस्ट्रिक्ट करते हैं, रिस्ट्रिक्ट अमाउंट में लेते हैं, तो उसकी वजह से भी जो हमारा एजिंग का प्रोसेस है वो डिले किया जा सकता है, क्योंकि यहाँ पर इंसुलिन और ग्रोथ फैक्टर दोनों इससे रिलेटेड हैं। ठीक है, तो इस तरह से ये थ्योरी जो है एक्सप्लेन की जाती है। यहाँ पर कई सारे जो है यहाँ अलग अलग थ्योरिस्ट हुए हैं, उन्होंने अलग अलग एग्जाम्पल से इसको समझाने की कोशिश की है कि किस तरह से जीन और बायोलॉजिकल क्लॉक जो है वो एजिंग के प्रोसेस को अफेक्ट करती है, किस तरह से क्रोनिक इलनेसेस जो हैं या एजिंग का प्रोसेस है वो डिले किया जा सकता है। कई सारी क्रोनिक इलनेसेस को यंगर एज में आइडेंटिफाई करके उनको प्रिवेंट किया जा सकता है। ठीक है, नेक्स्ट जो है यहाँ पर न्यूरो एंडोक्राइन थ्योरी। दिस थ्योरी डिस्क्राइब ए चेंज इन हार्मोन सिक्रीशन सच as with the releasing hormone of the hypothalamus and stimulating hormone of the pituitary gland, which manage the thyroid, parathyroid and adrenaline gland and how it influence the aging process। तो यहाँ पर थ्योरी के नाम से पता चल रहा है न्यूरो एंडोक्राइन। ठीक है, यानी नर्वस सिस्टम और एंडोक्राइन सिस्टम का क्या इम्पेक्ट होने वाला है, क्या रिलेशन होने वाला है। ठीक है, तो दिस थ्योरी डिस्क्राइब चेंज इन हार्मोन secretion such with the releasing hormone of the hypothalamus and stimulating hormone of the pituitary gland। ठीक है, तो यहाँ पर जो हार्मोन हाइपोथैलेमस और मेन पिट्यूटरी ग्लैंड दोनों ग्लैंड होती है जो कि कंट्रोल करती है, मास्टर ग्लैंड माना जाता है पिट्यूटरी ग्लैंड को, और मास्टर ऑफ मास्टर ग्लैंड हाइपोथैलेमस को माना जाता है। ठीक है, तो दोनों जो यहाँ पर ओवरऑल बाकी जितनी भी ग्लैंड्स हैं उनके सिक्रीशन को कंट्रोल करने का काम करती है, और डायरेक्टली इनका जो है इनका कंट्रोल किस तरह का रहने वाला है, हार्मोनल बैलेंस किस तरह का रहने वाला है, सारी की सारी जो भी हैं, चाहे थायराइड ग्लैंड हो, पैराथायराइड ग्लैंड हो, एड्रेनलिन ग्लैंड हो, तो इनका डायरेक्ट क्या इन्फ्लुएंस है एजिंग के ऊपर, वो इस थ्योरी में जो है एक्सप्लेन किया गया है। जैसे कि जो मेजर हॉर्मोन्स है जैसे वो किस तरह से इन्वॉल्व होते हैं एजिंग प्रोसेस में, तो एस्ट्रोजन डिक्रीज द थिनिंग ऑफ बोन व्हेन वुमन एज, लेस एस्ट्रोजन इज प्रोड्यूस्ड बाय द ओवरीज एज वुमन ग्रो ओल्डर एंड एक्सपीरियंस मीनोपॉज, एडिपोज टिश्यू बिकम द मेजर सोर्स ऑफ एस्ट्रोजन। तो यहाँ पर मेनली जैसे हम पहले भी डिस्कस किया है, हमको पता है कि जो बोन रिलेटेड प्रॉब्लम है वो फीमेल में ज़्यादा होती है, आफ्टर 40 ईयर्स ज़्यादा होने लगती है, क्योंकि उनके एस्ट्रोजन एंड्रोजन बैलेंस में जो है वो चेंजेस आने लगता है, मीनोपॉज की कंडीशन आने लगती है नियर 50 एज। ठीक है, तो इस वजह से जो है उनके अंदर बोन से रिलेटेड प्रॉब्लम ज़्यादा देखने को मिलती है, जो डायरेक्टली किससे रिलेटेड है, हार्मोनल बैलेंस से रिलेटेड है। ठीक है, सेकंड, ग्रोथ हार्मोन इज द पार्ट of the process that increases bone and muscles strength। Growth hormone stimulates the release of insulin like growth factor produced by the liver। Growth hormone is the part of the process that increase bone and muscles strength। ठीक है, तो ग्रोथ हार्मोन जो है यहाँ पर डायरेक्टली इम्पेक्ट करता है कि बोन और मसल्स की स्ट्रेंथ किस तरह की रहेगी, किस तरह से उनका जो है ग्रोथ होने वाला है, और द रिलीज ऑफ इंसुलिन लाइक ग्रोथ फैक्टर प्रोड्यूस बाय द लीवर। ठीक है, तो यहाँ पर इंसुलिन जो है या इंसुलिन के जैसे कई सारे फैक्टर जो हैं वो भी यहाँ पर किस तरह से प्रोड्यूस हो रहे हैं लीवर से, या हम कहें कि पेनक्रियास से और रिलेटेड ऑर्गन से वो रिलीज़ होंगे, और वो भी जो है यहाँ पर अपना इम्पेक्ट बताएंगे, जिसकी वजह से जो है हमारी बॉडी की सेल्स की जो है ग्रोथ, या बेसिकली हम बात करें बोन और मसल्स की ग्रोथ और स्ट्रेंथ जो है उससे इफेक्ट होगी। ठीक है, नेक्स्ट, मेलेटोनिन इन प्रोड्यूस बाय द पीनियल ग्लैंड एंड इज ब्रॉट टू बी रेस्पॉन्सिबल फॉर कोऑर्डिनेटिंग सीजनल एडाप्टेशन इन द बॉडी। तो मेलेटोनिन जो है वो पीनियल ग्लैंड से वहाँ से प्रोड्यूस होता है, और वो रेस्पॉन्सिबल है कि जो एडाप्टेशन है हमारी बॉडी का रिगार्डिंग द एजिंग प्रोसेस, ठीक है, तो वो उसको कोऑर्डिनेट करता है। ठीक है, देयर इज ए हायर चांस ऑफ एक्सेस और लॉस ऑफ ग्लूकोकॉर्टिकोइड, एंड्रोजन, एस्ट्रोजन, thyroxine and parathyroid hormone when the hypothalamus pituitary endocrine gland feedback system is altered।
तो यहाँ पर एक बहुत इम्पोर्टेंट सिस्टम है हमारी बॉडी के अंदर, हाइपोथैलेमस पिट्यूटरी एंडोक्राइन ग्लैंड फीडबैक सिस्टम। तो जब ये अल्टर्ड हो जाता है तो उसकी वजह से जो है या तो एक्सेस होगा या लॉस होगा इन सब हार्मोन का, ग्लूकोकॉर्टिकोइड का, एड्रोजन का, एस्ट्रोजन का, या एल्डोस्टेरोन का, थायरोक्सिन का, पैराथायरॉइड हार्मोन का। तो सारे के सारे हार्मोन जो है उनका एक्सेस या लॉस, उनका जो नॉर्मल से ज़्यादा प्रोडक्शन या नॉर्मल से कम प्रोडक्शन, वो सब किस पे डिपेंड करता है, हाइपोथैलेमस पिट्यूटरी एंडोक्राइन ग्लैंड फीडबैक सिस्टम पर। तो ये जब अल्टर्ड हो जाएगा तो उसकी वजह से फिर हार्मोन में या तो एक्सेस होगा या लॉस होगा, ठीक है। When the stimulating and releasing hormone of the pituitary and the hypothalamus are out of sync with the endocrine gland, an increase in the decrease is expected in multiple organ and system, ठीक है। तो जब ये फीडबैक सिस्टम ये अल्टर्ड होता है, ठीक है, तो इसकी वजह से क्या होगा कि ये अल्टर्ड होने की वजह से एंडोक्राइन ग्लैंड जो हैं वो ज़्यादा से ज़्यादा जो है वो इंक्रीज़ करेगी हार्मोन को, ठीक है। तो उसकी वजह से डिजीज़ होने की जो चांसेस है वो एक्सपेक्ट कर सकते हैं कि डिजीज़ इज़ एक्सपेक्टेड इन मल्टी ऑर्गन, अलग अलग जो हमारी बॉडी सिस्टम है वो इफ़ेक्ट होते हैं, अलग अलग ऑर्गन इफ़ेक्ट होते हैं और उनमें डिजीज़ प्रोड्यूस हो सकती है, ठीक है। होलजेनबर्ग, केपलर एंड डी मैगलसीस फिलो in 2004 state that by the inactivity insulin receptor in the adipose tissue of mice, the life spasm of the mice increase because less insulin exposure occur। तो इन्होंने जो है अपनी स्टडी किस पे करी है, माइस पे करी है, ठीक है। तो माइस पे इन्होंने क्या करा कि इन्होंने जो है इनएक्टिवेट कर दिए इंसुलिन रिसेप्टर को, ठीक है। जो एडिपोस टिश्यू थे माइस के अंदर, एडिपोस टिश्यू के रिसेप्टर जो है इंसुलिन रिसेप्टर, उनको इन्होंने क्या कर दिया, इनएक्टिवेट कर दिया। और फिर उसके अंदर देखा कि उसका लाइफ स्पाज्म जो है उस माइस का वो इंक्रीज हो जाता है बिकॉज लेस इंसुलिन एक्सपोजर अकर, क्योंकि इंसुलिन एक्सपोजर नहीं हो पाता और उसकी वजह से उनका लाइफ स्पाज्म जो है वो इंक्रीज हो जाता है। This further support the idea that the neuroendocrine system is connected to the lifespan regulation, यानी कि इस तरह से अगर हम सारे के सारे हार्मोन को कंट्रोल करते हुए चलते हैं, पीनियल ग्लैंड जो है वो डायरेक्टली कंट्रोल होती है बाय द रेगुलर मेडिटेशन, ठीक है। रेगुलर मेडिटेशन से हमारी पीनियल ग्लैंड जो है वो कंट्रोल्ड होती है, ऐसा कई सारी रिसर्च में पाया गया है। तो अगर हम पीनियल ग्लैंड को अगर हम कंट्रोल करते हैं बाय द रेगुलर मेडिटेशन, तो वो हमको हेल्प करती है सारे के सारे हार्मोनल बैलेंस को मेंटेन करने पे, जो कि कहीं ना कहीं हमारी एजिंग के प्रोसेस को कंट्रोल करने के लिए हेल्पफुल होता है। इसीलिए मेडिटेशन जो है, योगा मेडिटेशन को भी कंसिडर किया जाता है कि अगर हम रेगुलर करते हैं तो ये भी हमारे एजिंग के प्रोसेस को डिले कर सकते हैं, हमें ज़्यादा टाइम तक यंग रख सकते हैं, ठीक है। Neuroendocrine system impact aging by decreasing heart rate variability and other physiological processes that would impact the normal regulatory feedback mechanism, ठीक है। तो न्यूरो एंडोक्राइन सिस्टम को डायरेक्ट इम्पेक्ट करता है एजिंग को, बट इसको डिक्रीज जो है डिक्रीजिंग हार्ट रेट वेरिएबिलिटी एंड अदर फिजियोलॉजिकल प्रोसेस, तो इसको नॉर्मल बनाया जा सकता है बाय द रेगुलरली फीडबैक मैकेनिज्म। Additionally, Takashi and colleagues 2012 describe the concept of neuroplasticity। अब यहाँ पर एक और थ्योरिस्ट हुए तकाशी एंड उनके कलीग्स जो भी हैं, उन्होंने 2012 में डिस्क्राइब किया है कंसेप्ट ऑफ न्यूरोप्लास्टिसिटी, ठीक है। क्या कंसेप्ट दिया है इन्होंने, कंसेप्ट ऑफ न्यूरोप्लास्टिसिटी which refer to change in the neural connection in the brain that may increase as human age. Thus, neurological changes occurring secondary trauma, inflammation and other neurological event may be reversible with the aging brain, given that the brain has the ability to restructure itself। तो यहाँ पर बताया है कि जैसे एक इंडिविजुअल को जब भी ट्रॉमा होता है, इन्फ्लामेशन होता है या कोई भी न्यूरोलॉजिकल इवेंट होता है या न्यूरोलॉजिकल डिजीज़ होती है, तो उसके अंदर न्यूरोलॉजिकल चेंजेस जो है वो
आकर होंगे, ठीक है। ट्रॉमा होगा तो उसकी वजह से न्यूरोलॉजिकल चेंजेस होंगे, इन्फ्लामेशन होगा तो न्यूरोलॉजिकल चेंजेस होंगे। तो ये जो है न्यूरोलॉजिकल चेंजेस वापस रिवर्सिबल भी हो सकते हैं, ठीक है। यानी कि अब एक इंडिविजुअल अगर हेल्दी लाइफ स्टाइल है, उसको इसको कंट्रोल करना आता है, वो रेगुलेट कर सकता है अपना फीडबैक मैकेनिज्म, तो यहाँ पर रिवर्सिबल विद द एजिंग ब्रेन गिव द ब्रेन डेट हैज़ द एबिलिटी टू रिस्ट्रक्चर इटसेल्फ। यानी दोबारा जो ब्रेन है, जैसे कि किसी को इंजरी होती है, ब्रेन इंजरी होती है, सडनली वो अपना जो है उसका कॉन्शियसनेस चली जाती है, उसका हो सकता है मेमोरी कुछ टाइम के लिए चला जाए, कुछ टाइम के लिए जो है वो बॉडी कंट्रोल उसका कम हो जाए, पैरालिसिस की कंडीशन हो जाए। बट जैसे जैसे इसको वापस से रिकंस्ट्रक्ट किया जाता है, जैसे जैसे रेगुलेट किया जाता है फीडबैक मैकेनिज्म को, तो वापस से उसकी एबिलिटी जो है वो रिस्ट्रक्चर हो जाती है, ठीक है। तो यहाँ पर इन्होंने ये रिसर्च भी इसी की कंसेप्ट में दी है, ठीक है। नेक्स्ट आ जाता है इम्यूनोलॉजिकल ऑटो इम्यून थ्योरी। इम्यूनोलॉजिकल थ्योरी, अब नाम से यहाँ पता चल रहा है कि इम्यूनोलॉजी या ऑटो इम्यून दोनों कंडीशन किस तरह से हो रही है, ठीक है। इम्यूनोलॉजिकल यानी कि हमारी इम्यूनिटी अच्छी रहेगी, जब तक अच्छी रहेगी तब तक हम फाइट कर पाएंगे, और जैसे जैसे ओल्ड एज होती जाती है ऑटो इम्यून बॉडी हमारी ऑटो इम्यून होती जाती है, यानी कि हमारी बॉडी के अंदर ऑटो इम्यून डिजीज़ होने की रिस्क जो है वो एज बढ़ने के साथ साथ बढ़ती जाती है। दिस थ्योरी डिस्क्राइब द एजिंग प्रोसेस ऑफ ह्यूमन एंड एनिमल आर बीइंग रिलेटेड टू फॉल्टी इम्यूनोलॉजिकल फंक्शन। यानी इस थ्योरी के अंदर जो एजिंग का प्रोसेस है, ठीक है, वो क्यों हो रहा है एक इंडिविजुअल के अंदर, क्योंकि उसका इम्यूनोलॉजिकल फंक्शन जो है वो अल्टर्ड हो जाता है, उसके अंदर फॉल्ट आ जाता है, ठीक है। ऐसा बताया है एफ्रोज ने 2004 में। दिस इज द डिक्रीज्ड इम्यून फंक्शन इन द एडल्टली ड्यू टू द थाइमस ग्लैंड श्रिंकिंग to 50% or its capacity altered lymphocyte function and decreased cell mediated and humoral immune response, ठीक है। तो सेकंड जो है, ये जो एक स्टेटमेंट यहाँ पर दिया है फ्रोस ने दिया, सेकंड स्टेटमेंट दिया ग्रोसमैन एंड प्रोथ ने 2014 में। इनके अकॉर्डिंग जो हमारा इम्यून फंक्शन है वो डिक्रीज़ होने लगता है, क्योंकि थाइमस ग्लैंड जो है एज बढ़ने के साथ साथ वो श्रिंक होने लगती है, ठीक है। और ओल्ड एज में जाकर के ये लगभग 15% तक ये श्रिंक हो जाती है, और श्रिंकिंग होने की वजह से इसकी जो कैपेसिटी है लिम्फोसाइट फंक्शन की वो डिक्रीज़ होगी, सेल मीडिएटेड एंड ह्यूमरल इम्यून रेस्पॉन्स जो है वो डिक्रीज़ होगा, ठीक है। द एडल्टली आर मोर ससेप्टिबल टू इन्फेक्शन एज वेल एज कैंसर, ठीक है। तो दोनों यहाँ पर जो है एडल्टली वो ज़्यादा इन्फेक्शन के लिए ससेप्टिबल हैं, क्योंकि यहाँ पर सेल मीडिएटेड जो हमारी इम्यूनिटी है वो डिक्रीज़ हो रही है। देयर इज़ अ लॉस ऑफ टी सेल डिफ्रेंशिएशन, सो द बॉडी इनकरेक्टली परसीव ओल्ड एज irregular cell are foreign body and attack them, hence increased autoimmune disease are diagnosed in old age as well as। यहाँ पर क्या हो रहा है कि जो टी सेल्स है उसके डिफ्रेंशिएशन की जो कैपेसिटी है वो भी यहाँ पर डिक्रीज़ होती जाती है, ठीक है। और उसकी वजह से क्या होगा कि जो फॉरेन बॉडीज़ हैं उनको अटैक करने की बजाय हमारी बॉडी हमारे खुद के हेल्दी टिश्यू को जो है वो अटैक करेगी, यानी कि ऑटो इम्यून रेस्पॉन्स जो है वो भी ज़्यादा देखने को मिलता है ओल्ड एज में, ठीक है। नेक्स्ट इसमें आ जाता है देयर इज़ ऑल्सो एन इंक्रीज इन सर्टन ऑटो antibodies such as rheumatoid factor and a loss of interleukin, यानी कि ओल्ड एज में जो है वो इस तरह की ऑटो एंटीबॉडीज़ जैसे कि रिमोटॉइड फैक्टर, जो रिमोटॉइड अर्थराइटिस होता है या रिमोटॉइड डिजीज़ होती है, ठीक है, तो वो क्यों होती है, ऑटो एंटीबॉडीज़ बनने की वजह से वैसा देखने को मिलता है। और साथ ही साथ जो है वहाँ पर इंटरल्यूकिन, ठीक है, इंटरल्यूकिन जो है उनके अंदर लॉस होने की वजह से ऐसा देखने को मिलता है। समथिंग दैट दिस चेंजेस इंक्रीज द चांस ऑफ द ओल्डर एज डेवलपिंग एन ऑटो इम्यून डिजीज सच एज रिमोटॉइड अर्थराइटिस, ठीक है। सेम बात है कि ऑटो इम्यून डिजीज़ जो है वो ओल्ड एज में इसीलिए ज़्यादा हो रही है क्योंकि हमारा इम्यून रेस्पॉन्स जो है वो कम हो रहा है, उसके अंदर वहाँ पर अल्ट्रेशन आ रहा है, वो प्रॉपर फंक्शन नहीं कर पा रहा। इस वजह से जो है वो फॉरेन पार्टिकल के साथ फाइट करने की बजाय हमारी हेल्दी टिश्यू जो है उनको ही फॉरेन पार्टिकल मान करके उन पे अटैक करेगा, यानी ऑटो इम्यून रेस्पॉन्स होगा, और उसकी वजह से
ऑटो इम्यून डिजीज जैसे रिमोटॉइड अर्थराइटिस वो होने के रिस्क वहाँ पर इंक्रीज हो जाएगी। यहाँ पर वेंजात्रामन एंड फर्नांडिस 1997 में इन्होंने जो है अपना स्टेटमेंट दिया है दैट एक्टिव एंड हेल्दी ओल्डर एडल्ट हु पार्टिसिपेट इन endurance exercise has significantly increased natural killer cell function that in turn caused increased cytokinase production and enhanced T cell function। यानी कि एक इंडिविजुअल जो रेगुलर एक्सरसाइज करता है उसके अंदर जो नेचुरल किलर सेल फंक्शन है उनकी इंक्रीज होने की या उनके जो साइटोकाइन प्रोडक्शन की कैपेसिटी जो है वो रेगुलर बनी रहती है और उसकी वजह से जो टी सेल्स हैं वो अपना फंक्शन प्रॉपरली करती रहती है और इसकी वजह से उनको जो इस तरह के ऑटो इम्यून रेस्पॉन्स या इम्यूनिटी वीक होने की जो कंडीशन है उनके अंदर कम देखने को मिलती है। इन कॉन्ट्रास्ट दोज नॉट एक्सरसाइज सी ए लॉस ऑफ इम्यूनोलॉजिकल फंक्शन एज दे एज। The idea that increased exercise cause new growth of muscles fiber is not new। ठीक है, तो यहाँ पर एक कंसेप्ट दिया गया है कि अगर हम रेगुलर एक्सरसाइज करते हैं तो हमारी मसल्स फाइबर जो है वहाँ पर भी कंटिन्यूस ग्रोथ होती है, हमारी जो इम्यून सेल्स हैं वो भी कंटिन्यूसली ग्रो करती हैं और उनका फंक्शन भी जो है वो नॉर्मल बना रहता है। इसलिए अगर एक इंडिविजुअल रेगुलर एक्सरसाइज करे तो उसकी इम्यूनिटी ज़्यादा स्ट्रॉन्ग होगी, ज़्यादा टाइम तक रहेगी कंपैरेटिवली एक इंडिविजुअल जो एक्सरसाइज नहीं करता है। Also important to note that there should be a balance of exercise and resting because overdoing exercise can lead to injury and this would support the wear and tear theory of aging, है ना। तो ज़्यादा एक्सरसाइज करना भी यहाँ पर बताया गया है कि मना किया गया है ताकि अगर ज़्यादा एक्सरसाइज करेंगे तो फिर वियर एंड टियर थ्योरी वहाँ पर एक्टिवेट हो जाएंगी और वो भी एजिंग प्रोसेस को जो है प्रोड्यूस करेगी। तो ज़्यादा भी नहीं करना है और कम भी नहीं करना है, बिल्कुल एक्टिव भी नहीं होना है, इनएक्टिव भी नहीं होना है, ओवर एक्टिव भी नहीं होना है। ठीक है, एक नॉर्मल एक्टिविटी नॉर्मल एक्सरसाइज जो है वो हम अगर मेंटेन करेंगे तो हमारी इम्यूनिटी मेंटेन रहेगी, बूस्ट रहेगी। ठीक है, तो यहाँ पर जो जितनी भी ये थ्योरीज थी ओवरऑल जितनी हमने थ्योरीज पढ़ी हैं इसका स्टोकेस्टिक और नॉन स्टोकेस्टिक थ्योरी, इनको एक ब्रीफ में डिस्क्राइब कर लेते हैं। बायोलॉजिकल थ्योरी में दो हैं मेनली, स्टोकेस्टिक थ्योरी, सेकंड नॉन स्टोकेस्टिक थ्योरी। स्टोकेस्टिक थ्योरी जो है बेस्ड ऑन रैंडम इवेंट डेट कॉज सेलुलर डैमेज डेट एक्यूमुलेट्स एज द ऑर्गेनिज्म एज। तो ये जो है स्टोकेस्टिक थ्योरी ये किस पे बेस्ड है, जो रैंडम इवेंट हो रहे हैं, ठीक है, जिनको हमने स्टैटिकल डाटा एनालिसिस की हेल्प से इनको हमने एनालाइज किया है कि रैंडम इवेंट डेट कॉज सेलुलर डैमेज डेट एक्यूमुलेट एज द ऑर्गेनिज्म एज, यानी कि रेगुलर सेलुलर डैमेज होने की वजह से और उनके एक्यूमुलेशन होने की वजह से एजिंग प्रोसेस आता है एक इंडिविजुअल के अंदर। तो ये थ्योरी हमें बताती है स्टोकेस्टिक थ्योरी। इसके अंदर फ्री रेडिकल थ्योरी आ जाती है, यानी मेम्ब्रेन न्यूक्लिक एसिड प्रोटीन आर डैमेज बाय द फ्री रेडिकल विच कॉज सेलुलर इंजरी एंड एजिंग। ठीक है, तो फ्री रेडिकल की वजह से हमारे मेम्ब्रेन न्यूक्लिक एसिड आरएनए डीएनए प्रोटीन ये सब जो है डैमेज होते हैं और इनके डैमेज होने की वजह से सेलुलर इंजरी होती है और सेलुलर इंजरी होने की वजह से एजिंग का प्रोसेस जो है वो होने लगता है। सेकंड थ्योरी आ जाती है ऑर्गल या एरर थ्योरी। एरर इन द डीएनए आरएनए सिंथेसिस अकर विद द एजिंग। ठीक है, तो जैसे हमारे डीएनए और आरएनए के सिंथेसिस में एरर आएगा तो एरर के साथ ही क्या होगा, सेल की डेथ होने लगेगी, प्रॉपर जो है डीएनए आरएनए सिंथेसिस नहीं हो पाएगा और उसकी वजह से एजिंग का प्रोसेस होने लगेगा। थर्ड आ जाती है वियर एंड टियर थ्योरी। सेल वियर आउट एंड कैन नॉट फंक्शन विद द एजिंग, यानी कि सेल को जो है बार बार जो है उसकी कैपेसिटी वियर एंड टियर जैसे होएंगे डे टू डे लाइफ में वैसे वैसे उसकी कैपेसिटी जो है वो डिक्रीज़ होने लगेगी और एक लिमिट के बाद टोटली उसके अंदर जो है वो एबिलिटी नहीं बचेगी, यानी सेल डैमेज हो जाएगा और डैमेज होने के साथ ही फिर एजिंग का प्रोसेस होने लगेगा। कनेक्टिव टिश्यू या क्रॉस लिंक थ्योरी।
यानी कि इसमें कनेक्शन है, जितने भी कनेक्टिव टिश्यू उनके बीच एक क्रॉस लिंक बन जाता है, ठीक है। विद एजिंग प्रोटीन इम्पेंड मेटाबॉलिज्म प्रोसेसेस एंड काउज ट्रबल विद द गेटिंग न्यूट्रिएंट टू द सेल एंड रिमूविंग सेलुलर वेस्ट प्रोडक्ट, ठीक है। तो यानी कि यहाँ पर एक कनेक्शन होता है, हर एक इंडिविजुअल का एक इम्पैक्ट देखने को मिलता है, उसका न्यूट्रिशन जो एक इंडिविजुअल ले रहा है और उस न्यूट्रिशन के साथ जो वेस्टेज निकलता है सेलुलर वेस्टेज, तो उसका बैलेंस यहाँ पर डिस्टर्ब होने लगता है, एक कनेक्शन बन जाता है। यानी कि एक चीज़ कुछ ख़राब हो रही है तो उसी के साथ जो है उसका इम्पैक्ट दूसरी चीज़ पे देखने को मिलेगा, दूसरे सिस्टम को देखने को मिलेगा। यानी कि उसका कार्डियोवास्कुलर सिस्टम अगर चेंजेस हो रहे हैं, उसके अंदर कुछ कनेक्टिव टिश्यू डिसऑर्डर हुआ है, तो वो ओवरऑल जो दूसरे सिस्टम है, जो है लीवर है, किडनी है, उन पे भी उसका इम्पैक्ट आएगा। तो एक क्रॉस लिंकेज जो है वो आपस में बनेगा और उसकी वजह से जो है फिर धीरे धीरे सेलुलर डैमेज होगा और एजिंग का प्रोसेस आने लगेगा, ठीक है। ये तो थी सारी की सारी स्टोकेस्टिक थ्योरी। अब नॉन स्टोकेस्टिक थ्योरी जो है वो बेस्ड ऑन जेनेटिकल प्रोग्राम्ड इवेंट डेट कोज सेलुलर डैमेज डेट एसिलेटेड एजिंग ऑफ द ऑर्गेनिज्म। तो ये किस पे बेस्ड है पर्टिकुलर, है ना। जो यहाँ पर स्टोकेस्टिक थ्योरी थी ये रैंडम इवेंट ऑफ सेलुलर डैमेज उस पर बेस्ड थी, और नॉन स्टोकेस्टिक थ्योरी जो है वो जेनेटिकल प्रोग्राम्ड इवेंट पे, ठीक है। वो रैंडम इवेंट थे सेलुलर डैमेज के और ये जेनेटिकल प्रोग्राम्ड हैं, यानी कि जेनेटिकली इस तरह से हमारी सेल प्रोग्राम्ड होती हैं, उसकी वजह से सेलुलर डैमेज होता है। तो प्रोग्राम थ्योरी पहली जो थ्योरी है इसके अंदर प्रोग्राम थ्योरी आ जाती है, सेल डिवाइड अंटिल दे आर नो लॉन्गर एबल टू एंड दिस ट्रिगर एपोप्टोसिस एंड सेल डेथ। यानी कि हर एक जो सेल है उसका एक प्रोग्राम है, उस प्रोग्राम के अकॉर्डिंग उसकी एक कैपेसिटी है डिवाइड होने की। तो जब तक उसके अंदर वो कैपेसिटी है वो डिवाइड होती रहेगी, जैसे जैसे वो कैपेसिटी ख़त्म हो जाएगी तो फिर वो सेल जो है वो सुसाइड कर जाएगी, यानी कि वहाँ पर एपोप्टोसिस हो जाएगा, सेल डेथ हो जाएगी, ठीक है। सेकंड आ जाता है जीन बायोलॉजिकल क्लॉक थ्योरी। सेल हैव ए जेनेटिकल प्रोग्राम्ड एजिंग कोड, यानी कि एक क्लॉक साइकिल बन जाती है एक इंडिविजुअल के कि किस तरह से जो है उसको किस टाइम, यानी जब वो लाइट के एक्सपोजर में आएगा, जब वो लाइट रिसीव करेगा तो ज़्यादा जो है वो उसके अंदर ज़्यादा एक्सपोजर होगा, ज़्यादा स्टिमुलेशन होगा, ज़्यादा फायरिंग होगी। और जब वो डार्क को रिसीव करता है, क्योंकि इसका मेन जो सेंस है वो कहाँ से हो रहा है, ऑप्टिक जिस्म से हो रहा है, ठीक है। तो उसकी वजह से क्या होगा कि जब नाइट टाइम में जब डार्क मिलेगा तो उसकी वजह से स्टिमुलेशन कम होगा, ट्रिगर कम होगा, और इसकी वजह से एक क्लॉक जो है वो बन जाता है। और एक इंडिविजुअल जो ज़्यादा लाइट के साथ एक्सपोजर होता है, ठीक है, तो उसके अंदर जो है वो ये जेनेटिकल प्रोग्राम ऑफ एजिंग कोड वो जल्दी एक्टिवेट हो जाता है कंपैरेटिवली एक इंडिविजुअल जो इस तरह के एनवायरमेंटल एक्सपोजर उनसे कम अवॉइड होगा, तो उसके अंदर ये जो एजिंग कोड है ये लेट, यानी कि उसका एक्टिवेशन जो क्लॉक है वो लेट हो जाएगी, डिले हो जाएगा प्रोसेस, ठीक है। न्यूरो एंडोक्राइन थ्योरी, तो यहाँ पर जो हाइपोथैलेमस पिट्यूटरी एंडोक्राइन ग्लैंड फीडबैक है, ये इम्पोर्टेंट फीडबैक है जो ओवरऑल जितने भी ग्लैंड हैं, जितने भी हार्मोन्स हैं, उनके स्टिमुलेशन को, उनके रिलीज़ को कंट्रोल करता है। तो इसका अगर जो है ज़्यादा हार्मोन अगर इंक्रीज़ होंगे तो वो डिज़ीज़ को जो है वो प्रोड्यूस करते हैं, ज़्यादा जल्दी एजिंग प्रोसेस आता है और जल्दी जो है ओल्ड एज में जो कई प्रकार की क्रोनिक इलनेस भी डेवलप्ड होती है। तो यहाँ पर इसकी हेल्प से हम ये कर सकते हैं कि यंगर एज में ही जो है ओल्ड एज में क्या ससेप्टिबिलिटी है, किन क्रोनिक इलनेस के होने की रिस्क है, उनको हम जो है यंग एज में उनको डिडक्ट कर सकते हैं, उनको डायग्नोस कर सकते हैं। एज वेल एज अर्ली डायग्नोसिस का कंसेप्ट यहाँ पर आ जाता है, वो पॉसिबल है। एज वेल एज ऐसे सारे फैक्टर जिसकी वजह से जो है वो ये हार्मोनल बैलेंस इम्बैलेंस की तरफ जाता है, वो हम सब अवॉइड कर सकते हैं। रेगुलर लाइफ स्टाइल जैसे डेली योगा, मेडिटेशन या पीनियल ग्लैंड का जो कंट्रोल है उसकी हेल्प से जो है वो इस हार्मोनल बैलेंस को मेंटेन कर सकते हैं और एजिंग का प्रोसेस डिले किया जा सकता है। इसी तरह से इम्यूनोलॉजिकल थ्योरी है कि एजिंग इज़ ड्यू टू द फॉल्टी इम्यूनोलॉजिकल फंक्शन, यानी कि जब तक हमारी इम्यून सिस्टम ठीक से काम करेगा, तो कब तक काम करेगा, हम जब रेगुलर एक्सरसाइज करेंगे। ओवर एक्सरसाइज नहीं करनी है, रेगुलर एक्सरसाइज जितनी हमारी बॉडी के अकॉर्डिंग सही है उतनी हमको एक्सरसाइज करेंगे तो
जो हमारी इम्यूनिटी है, हमारे जो टी सेल्स हैं, हमारी सेल मीडिएटेड इम्यूनिटी है वो स्ट्रॉन्ग रहेगी और उसकी वजह से एजिंग का प्रोसेस जो है वो डिले हो जाएगा। ठीक है, तो ये सारा का सारा एक ब्रीफ डिस्कशन यहाँ पर हो गया है कि किस तरह से जो है यहाँ पर बायोलॉजिकल, स्टोकेस्टिक और नॉन स्टोकेस्टिक थ्योरीज़ हैं। फिर भी जो है ये माना जाता है कि देयर इज़ नो थ्योरी फुल्ली डिस्क्राइब द इटियोलॉजी ऑफ एजिंग। फिर भी ऐसी कोई थ्योरी नहीं है जो एक अकेली थ्योरी सारा कंसेप्ट बता सके एजिंग का, बट रेदर देन ए कॉम्बिनेशन ऑफ फैक्टर इज़ रेस्पॉन्सिबल। ठीक है, कई सारे रेस्पॉन्सिबल फैक्टर हैं जो आपस में इंटर रिलेटेड करते हैं और उनकी हेल्प से ही हम एजिंग के प्रोसेस को एक्सप्लेन कर सकते हैं। Crickwood stated that impact that single gene mutation and various environmental interventions such as diet and stress have on aging। ठीक है, तो इन्होंने बताया कि कई सारे जो यहाँ पर जीन म्यूटेशन और एनवायरमेंटल इंटरवेंशन, डाइट, स्ट्रेस, ये सब जो है एजिंग को इफ़ेक्ट करती है। इन सब की हेल्प से जो है एजिंग को कंट्रोल किया जा सकता है। Of all the theories discussed in this section, it appears that the gene theory and free radical theory seem to have the most support। यानी कि जितनी थ्योरी हमने डिस्कस करी है इसमें सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट जो है वो जीन थ्योरी है और फ्री रेडिकल थ्योरी है, जिसको सबसे ज़्यादा जितने भी थ्योरिस्ट हुए हैं, जितने भी रिसर्चर हुए हैं, उन सब की तरफ से इनको जो है सपोर्ट मिला है। यानी ये दो थ्योरी जो है वो ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, इनको ज़्यादा कंसिडर किया जा सकता है क्योंकि इनके रिसर्च और इनका जो लॉजिक है वो ज़्यादा हमको रियलाइज़ होता है जब हम इनको इम्प्लीमेंट करते हैं। ठीक है, अदर बिलीफ एजिंग इज़ मोर लाइकली द रिजल्ट ऑफ बोथ प्रोग्राम्ड एंड स्टोकेस्टिक कंसेप्ट एज वेल एज allostasis, which is the process of achieving homeostasis via both behavioral and physiological changes। ठीक है, तो कई सारे जो हैं यहाँ पर अलग अलग थ्योरिस्ट हुए हैं जो कि अलग अलग कंसेप्ट मानते हैं। अधिकतर ने जो है यहाँ पर एक मिनट, हाँ, अधिकतर ने जो है यहाँ पर किसको कंसिडर किया है, अधिकतर ने यहाँ पर फ्री रेडिकल और जीन थ्योरी को कंसिडर किया है। बट जो है यहाँ पर अदर कई सारे दूसरे थ्योरीज जो हैं वो बहुत प्रोग्राम्ड और स्टोकेस्टिक कंसेप्ट जो हैं उन दोनों को मानते हैं कि उसकी वजह से सेल डेथ होती है, जिनका प्रोसेस आता है। और कुछ जो है यहाँ पर होम्योस्टेटिस, जो हमारे इंटरनल जो रेगुलेशन है वो डिपेंड करता है बिहेवियर और फिजियोलॉजिकल चेंजेस, उससे भी अल्टर होता है, कुछ लोग ऐसा मानते हैं। ठीक है, फॉर एग्जाम्पल देयर आर स्पेसिफिक प्रोग्राम इवेंट इन द लाइफ ऑफ सेल, बट सेल ऑल्सो एक्यूमुलेटेड जेनेटिकल डैमेज टू द माइटोकॉन्ड्रिया ड्यू टू द फ्री रेडिकल एंड लॉस ऑफ द सेल्फ रेप्लिकेशन एज द एज। यानी कि इन्होंने जो है स्पेसिफिक माना है कि एक जो है हर एक सेल का एक स्पेसिफिक लाइफ इवेंट होता है, बट फिर भी ये जो है इसका जेनेटिकल डैमेज या माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर जेनेटिकल डैमेज वो फ्री रेडिकल्स के ज़्यादा एक्सपोजर की वजह से या ज़्यादा फ्री रेडिकल के साथ रिएक्ट करने की वजह से पॉसिबल है, और जिसकी वजह से जो है यहाँ पर सेल्फ रेप्लिकेशन उसका लॉस हो जाता है, जिसकी वजह से एक सेल्स की कंपैरेटिवली जल्दी डेथ हो सकती है। ठीक है, द फॉलोइंग डिस्कशन प्रेजेंट डिस्क्रिप्शन ऑफ द different theory of the stochastic and non-stochastic theory category and also provide study that support the various theoristic explanation। यानी कि ये सारा का सारा डिस्कशन जो हमने आज किया है ये दोनों कंसेप्ट को जो है उस पर हमको समझाता है, स्टोकेस्टिक का क्या इंपॉर्टेंट है, नॉन स्टोकेस्टिक क्या क्या कंसेप्ट है और उनका मिला जुला क्या कंसेप्ट है और किस तरह से एजिंग का प्रोसेस होता है। तो ये उसको सपोर्ट करता है कि कई सारे थ्योरिस्ट ने अपना अपना एक्सप्लेनेशन दिया है, कुछ ने इसको एग्री किया है, कुछ ने इसको क्रिटिसाइज़ किया है, बट ओवरऑल जो है यहाँ पर कुछ थ्योरी जैसे फ्री रेडिकल थ्योरी को ओवरऑल सभी ने जो है इसको एग्री किया है और जीन थ्योरी को भी जो है सभी ने एग्री किया है। यानी मेन हम बात करें बायोलॉजिकल थ्योरी में तो दो कैटेगरी हैं, स्टोकेस्टिक, नॉन स्टोकेस्टिक, और उसके भी सब टाइप में अपन बात करें तो मेन जीन थ्योरी और फ्री रेडिकल थ्योरी को ज़्यादा कंसिडर किया जा सकता है। ठीक है, तो होपफुली ये जो है थोड़ा सा कॉम्प्लेक्स था कहीं ना कहीं, बट फिर भी आपको समझ में आया होगा। उतना जो है बायोलॉजिकल थ्योरी के बारे में हमने मेन डिस्कस किया, ज़्यादा आपने याद रख सके तो जितना आप इसके बायोलॉजिकल थ्योरी क्या है, मेन 2 टाइप्स कौन से हैं और सब टाइप्स कौन से हैं,
उतना ज़्यादा डिफ़िकल्ट नहीं है वैसे इसको समझना, क्योंकि नाम के अकॉर्डिंग जो है ये क्लियर होता है कंसेप्ट। ठीक है, तो ब्रीफ में कम से कम आप जो ये टेबल हमने लास्ट में डिस्कस करी है इसको कम से कम याद रखने की कोशिश करें। ठीक है, कि क्या जो है स्टोकेस्टिक थ्योरी में बताया गया है, मेन जो है क्या उसका एनालिसिस है एंड रिज़ल्ट क्या है, तो वो इस टेबल में बताया गया है। तो ये कम से कम आप इसको समझने की रखें, और एक एग्जाम्पल के थ्रू जो हर एक थ्योरी है वो एग्जाम्पल सभी में दिए हैं, उन एग्जाम्पल की हेल्प से इसको समझने की कोशिश करें। ठीक है स्टूडेंट, थैंक यू, थैंक्स फॉर वॉचिंग, थैंक यू। अगर कोई डाउट है तो आप ज़रूर पूछिएगा। थैंक यू स्टूडेंट।